अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मैं मौजूद हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आपको बहुत बहुत सुबह खैर। और आज मज़दूरों का आलमी दिन 1 मई, ये एक नया दिन, महीने का वो दिन है जब मज़दूरों के आलमी दिन को आज मनाया जाता है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि 1889 में जब 1 मई को रजिस्टर किया गया, यूनियन थी पहले भी हे स्क्वायर मार्केट में पहली यूनियन का प्रोटेस्ट हुआ। ये वो प्रोटेस्ट था जिसके 4 दिन के बाद वहां पर हंगामा आराई हुई, वहां पे धमाका हुआ, पुलिस ने बहुत सारे मजदूरों को उठा लिया, यहां तक कि 2 लोगों को सामने सबके फांसी दी गई और फिर उसके बाद और प्रोटेस्ट आ गया। ये वाकया जी हुआ था शिकागो में। वहां पे एक यूनियन थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी अपने राइट्स के हवाले से। आज जो राइट्स मजदूरों के पास हुमायूं मौजूद हैं, जो चंद एक राइट्स अच्छा हलीमा, उसके बाद क्या हुआ? तब नहीं थे। और उसके तब क्या हुआ कि यूनियन जो है वो एक्टिव हो गई जब 2 मजदूरों किया गया। जब दोबारा प्रोटेस्ट हुआ 4 मई की बात है, एक लाठीचार्ज हुआ, सरेआम गोलियां मारी गई मजदूरों को, एक बच्चे की हलाकत हो गई। उस बच्चे की हलाकत ने जैसे पूरी दुनिया में एक लिटरली हिला के रख दिया। और एक ऐसी हवा चली कि उसके बाद 1 मई को जो 1 मई है उसको मजदूर डे के नाम से मनाया जाता है। क्यों? ताकि लोगों को एहसास हो कि मजदूर हलीमा, अगर साउथ एशिया की बात करें, जुनूबी इस एशिया की बात करें, तो मजदूर की हक तलफी एक ऐसा नासूर है जो पूरे माशरे में अगर उसकी जड़ें फैल जाएं तो पूरे माशरे को अपाहिज बना देती है। एक दिन की उजरत से वो अपना पूरा घर चलाते, लेकिन अफसोस की ये बात है, ये वाहिद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप देखें तंदूर के बाहर भी लिखा होता है कि यहाँ पे लोगों को डेली उजरत दी जाती है, जो कि नहीं दी जाती है। उजरत डेली ना मिलने की वजह से अपने घर का जो कारोबार, जो चीज़ है वो नहीं चला सकते, जो रोज़मर्रा का खर्चे हैं वो नहीं चला सकते। और ये लॉ के अगेंस्ट है। बिल्कुल जी, हुमायूं ने तमाम तर बातें जो की हैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। 1 मई को पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन छुट्टी होती है, सिवाय जो वाकई मज़दूर हैं उनको छुट्टी नहीं होती। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी होती है, बट वो छुट्टी करके फिर कमाएगा कौन? जो डेली वेजेस वाले मुलाजमीन हैं वो भी छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाना है। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद जैसे शहरों की बात करें, यहाँ पे ही एक बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है पेशावर मोड़ के नाम से। अगर आपको किसी भी किस्म के काम के लिए कोई मज़दूर दिहाड़ीदार जो दिन के तौर पर चाहिए एक दिन के लिए, तो वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। अभी भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग बेचारे बैठे हुए होंगे इस आस में कि शायद कोई आज हमसे अपने घर का कोई काम कराने के लिए हमें पिकअप करने आ जाए और हमसे वो काम करा ले। तो वाकई जो लोग मौजूद हैं जिनके लिए ये छुट्टी हम मनाते हैं, जिनके नाम पे ये छुट्टी हम कैश कराते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। मेरे ख्याल से इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी के तौर पे नहीं मनाना चाहिए। जिसके नाम पे हम कैश करते हैं ना ये छुट्टी, वो उनके लिए नहीं होती। इस दिन को हुमायूं एक छुट्टी के तौर पे सिर्फ नहीं मनाना चाहिए। इस दिन के हवाले से सारे लॉज चाहिए जो बने हैं, जो कैबिनेट से पास हुए हैं, जो सेनेट से पास हुए हैं, जो लॉ बन चुके हैं, मसला हमारे मुल्क का, हमारे जनूबी एशिया का, इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ये मसला है कि यहाँ पे लॉ तो पास हो जाता है, लॉ तो बन जाता है किताबी और कागजी उस चीज़ों में, लेकिन क्या होता है कि उस पर अमल नहीं होता। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी आपकी बात से। लॉ बनते भी ऐसे लोगों के लिए सदियों में एक दफ़ा है, लिटरली सदियों में एक दफ़ा अगर कहा जाए कि ऐसे लोगों के लिए लॉज बनते हैं तो गलत नहीं होगा। मैं जब इस टॉपिक के हवाले से पढ़ रही थी तो लास्ट जो सबसे ज़्यादा लॉ कहा जाता है कि जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ है मज़दूरों के हवाले से, वो 1923 में बनाया गया था, जबकि पाकिस्तान में मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे और उस वक्त एक लॉ बनाया गया था मज़दूरों के हवाले से, और वो अभी तक हमारे आइन में मौजूद है, वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हम 1923 से 2024 में आ गए हैं, लेकिन हमने वो लॉ जो है वो चेंज नहीं किया, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, कोई उसको आगे लेकर नहीं हम बढ़े। एक और चीज़ जो मेरे दिल को बड़ी लगती है इस हवाले से कि आपको पता है 3 कैटेगराइजेशन कर दी गई हैं मज़दूरों में अब लॉ में। उसमें एक मज़दूर वो हैं जो स्किल्ड हैं, जिन्हें काम आता है, एक वो हैं
जो जिन्हें आप पार्शल स्किल्ड कह सकते हैं, थोड़ा यानी कि बहुत जो काम हेल्प आता करते है हैं किसी की, या मजदूर की थोड़ा हेल्प बहुत करते हैं, काम आता ठीक है, बिल्कुल उनको एग्जैक्ट काम नहीं आता। Partially जैसे skilled। पेंट का काम है, कुछ है। हैं जो बहुत ही महारत इसमें रखते होंगे, कुछ ऐसा पेंट ठीक। कर देंगे कि बस गुजारे ठीक। लायक होगा। ठीक है। और एक वो मजदूरों की कैटेगरी इसमें की गई है जिनको बिल्कुल काम नहीं आता, ठीक जिनको है। आप रॉ के तौर पे इस्तेमाल ठीक है। करते हैं कि ठीक है ठीक है। ये कूड़ा उठा लेंगे ठीक है। या ये काम कर लेंगे। अच्छा, जो बिल्कुल रॉ हैं उनकी जो महीने की तनख्वाह रखी गई है वो 32,000 रुपये है। जो पार्शली स्किल्ड हैं उनकी महीने की तनख्वाह 35,000 रुपये है, और जो फुली स्किल्ड हैं उनकी महीने की तनख्वाह 38,000 रुपीज़ है। आपको हुमायूं लगता है कि 38,000 रुपीज़ में जिस इंसान के कम से कम 2 बच्चे भी हों, मैं बताऊं आपको, उनका बताओ, आपने बड़ी गुजारा अच्छी चल बात सकता की है? है, गुजारा हो सकता है, चल भी जाए लीजिए, अच्छा, अगर वो मिल जाए तो। अगर हाँ, वो भी मिल ये जाए भी तो है, नहीं ये भी मिलती है। true। ये सिर्फ वही तो कह रहा हूँ, ये लॉ सिर्फ कागजों पे है। 38,000 में शायद वो अपने 2 बच्चों का पेट पाल लेगा, वो साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर लेगा, लेकिन ये हो तो तभी काम है। हलीमा, मैं आपको बताऊं, मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से एक चीज़ बड़ी अहम है। तकसीम स्क्वायर, जिसे तकसीम स्क्वायर भी कहते हैं टर्की में, आज वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पर आज लॉ मेकर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आज लॉ मेकर्स आएंगे और कोई नया लॉ वो रिवाइव करेंगे या कोई नया लॉ की एडिशन होगी। इसे कहते हैं मजदूर डे। ये नहीं कि आज ही 1 मई ये मजदूर का आलमी दिन है और हम छुट्टी कर लें। आज हम ये शो रिकॉर्ड भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप देखें जितने मजदूर हैं वो काम पर हैं, तो हम किस वजह से छुट्टी करें? हमने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि हम छुट्टी करें? इम्तियाज, आर वी रेडी विद द फुटेज? हमारे पास फुटेज है, रेडी है, हम दिखा सकते हैं। अच्छा, हम सेकंड ब्रेक में आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। कल हम लोग बैठे हुए थे, हमारा जो घर है, जो मेरा ससुराल है हुमायूं, वहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। अच्छा। उसमें, और जिनमें से 5 जो हैं वो रोज़ सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं के लिए निकल जाते हैं घरों से। कोई बच्चे स्कूल के लिए, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए, बाकी लोग जो हैं वो अपने कामों के लिए। जिनमें से आज 2 को छुट्टी थी। एक स्कूल का जो बच्चा है, जाहिर है हाँ। उसको छुट्टी थी स्कूल में, और एक जो उसकी अम्मी है जो स्कूल में पढ़ाती हैं उनको छुट्टी थी क्योंकि वो टीचर है। और बाकी जो 3 लोग थे तो वो उनको छुट्टी नहीं थी। हाँ। तो हम ये सोच रहे, हम खैर इस बात पे हम हंस रहे थे कि जो असल मजदूर है, इसका मतलब है उनको छुट्टी दे दी गई है और हमें कंसिडर ही नहीं किया गया। लेकिन आपने वो सही बात कही कि जिनके लिए हम ये दिन मना रहे हैं उनको छुट्टी नहीं है, तो फिर हम किस बात पे कह सकते हैं कि छुट्टी है? अच्छा, मुझे एक यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है चीज़ हुमायूं, जिस चीज़ के बारे में मैं और आप हमेशा बात करते हैं ना, बच्चे। आज हम चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बात करेंगे, लेबर के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूलों में जो बच्चे हैं जिनको हम ये इस तरह के इवेंट्स पे छुट्टी दे दिया करते हैं, अगर हम उनको एक साथ में टास्क भी दे दें, ये टास्क हो छुट्टी, वो अपनी फुल एंजॉय करें कि उन्होंने मज़दूर का अगर आलमी दिन है तो उसके हवाले से कोई एक बात घर से सीख के आनी है। शायद वो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बच्चे इस बारे में आजकल सोचते होंगे कि जो आपको लेबर डे की छुट्टी मिल रही है वो आपको क्यों मिल रही है, किस लिए मिल रही है, उसका मकसद क्या है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और वो जो हमें होता है ना कि दिल में हमारे लिए, हमारे दिलों में उनके लिए नरमी आए, मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कोई एक टास्क दे दिया जाए तो बड़ा बड़ी प्यारी बात की है हलीमा। और मैं आपको साथ में एक बात बताऊं, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू सिट अ लिटिल बिट, मैं आई फील डिजी थोड़ा सा, सॉरी। पानी दूं आपको? नहीं, आई एम गुड, मैं थोड़ा आई फील जस्ट अ लिटिल डिजी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप बात कर रही थी इसकी, तो आज मजदूर डे के दिन एक और बड़ी मजे की चीज़ होती है, जो आपका हाउस हेल्प होते हैं। हाँ। आपके माली, आपके जो कपड़े धोते हैं, जो आपकी सफाइयाँ करते हैं घर की, जो आपकी सारी ये जो सारे कोर्स करते हैं घर के। आपको मज़े की बात बताऊं, आज के दिन इनके साथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा काम इनके पास आज होता है। क्यों? क्योंकि जो मालिक होता है या जो जिसके काम करते हैं वो घर होता है, वो छुट्टी पर होता है, तो काम डबल हो जाता है। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मैं ये वालिदैन, मैं अपना बताऊंगा कि एक जो हमने थोड़ा सा जो इसमें इनपुट किया है कि तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हमारे घर का स्टाफ जो है वो छुट्टी पर है, और छुट्टी ईद के बाद से वो वापस नहीं आए, क्योंकि उनकी बहुत लंबी छुट्टी थी और अब्बू ने कहा था कि इनको दे डिजर्व दिस छुट्टी। तो 1 मई की बात, काफी अरसे से छुट्टी पे नहीं गए थे और फिर पूरा रमजान जाहिर है काम करते हैं, तो दे डिजर्व इट। आई लव्ड इट। जब मैंने कहा 1 मई को अगर आज की मेरी छुट्टी भी है तो आई विल बी होम, तो अगर मुझे कोई घर पे होगा तो आई विल ब्रिंग माय फ्रेंड्स या मेरे कजिन्स वगैरह आ जाएंगे। माय फादर सेड नो, दैट इज एक्चुअली द छुट्टी, वो तो छुट्टी है ही इसकी। तो वो 7 मई को वापस आएंगे, तो अब्बू ने कहा नहीं, दे नीड दैट ब्रेक।
मेरे ख्याल में वालिदैन को ये चीज़ सिखाने की बड़ी ज़रूरत है। वो अब बड़ी प्यारी बात हलीमा करती है कि हमने हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बना दी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हुमायूं और हलीमा को देख रहे हैं, उसके बाद हम ज़ैनब के पास भी जाएंगे, ज़ैनब को भी सलाम करेंगे। ज़ैनब आज बन के आइए मनी हाइस्ट की एक हीरोइन। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे लेबर डे के हवाले से, और यहाँ पे जो हमारे मेहमान आते हैं, हुमायूं शुक्र यहाँ पे जो हमारे मेहमान आते हैं उनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करके जाते हैं। रोज़ाना हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अभी ब्रेक के दौरान भी जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे लॉज जो है पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही बात हम करते हैं कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। हमारे पास एक डिवाइस है जिसकी मदद हम लेते हैं जब हम किसी भी चीज़ के हवाले से रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसे हम फ़ोन कहते हैं। और फ़ोन में जब भी हम गूगल पर जाके इस तरह की चीज़ें सर्च करना शुरू करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी महदूद होती है, और हमारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है उसी तक महदूद है, तो इसलिए हमें भी वही इन्फॉर्मेशन पता लगती है। और यही वो वजह है कि हम इस तरह के दिनों को जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम कंसर्न लोगों को बुलाते हैं ताकि अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आए और उन्हें पता लगे। अगर पाकिस्तान में कोई काम हो रहा है और उसके बारे में लोगों को नहीं पता लग रहा, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हुमायूं, के काम भी हो रहा है और पता भी नहीं लग रहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बट बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह करना बड़ी ज़रूरी होती है और हम अपनी इस्लाह यहाँ पे करते हैं। हमें उनसे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया, दोनों ने आवाज़ देके बताया, कहते हैं गलती हुई आपकी लेकिन उन्होंने बताया कि 2012 में जो है पूरा एक्ट जो है वो आया है। वो एक्ट क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। पेजेस पे वो मुश्तमिल है सारी उससे पहले कि हम दिलावर हुसैन साहब को दावत दें, हम सबसे पहले हमारी मनी हाइस्ट की नियोमी के साथ करेंगे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक। ज़ैनब आप कैसी हैं? ठीक ठाक। तुम्हें लगा मनी हाइस्ट होने लगी यहाँ पे? नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कहते हैं कुछ लोग, हाइस्ट कहते हैं, हाइस्ट कहते हैं वैसे ज़्यादातर लोग तो, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ा आपने कॉम्प्लीमेंट किया है, जो हेयर स्टाइल बनाया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई खास इसकी वजह थी? यार मैं इससे पहले कि तुमसे ये वाला ये सवाल पूछे, आई स्टार्टेड लविंग यू। अच्छा, स्टार्टेड लविंग यू। क्यों इतने अच्छे खाने बनाती नहीं, हैं? तुम इतनी क्यूटी हो कि अगर आप लोगों ने इसको इंस्टाग्राम पे देखा हो, कल वाले कपड़े तो ये इतनी प्यारी लग रही थी एक जगह पे जाके। इससे बिल्कुल बच्चों की तरह बच्ची लग रही थी, एंड यू लुक्ड अडोरेबल। मैंने आज सुबह जब मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई तो मैंने भी ज़ैनब को एग्जैक्ट ये सेम कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने जो वो, मुझे इंग्लिश में नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उर्दू में तो डांगरी कहते हैं उर्दू में। तो वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में भी उसको डांगरी ही कहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो कंटेंट ही ऐसा था, तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ ही बच्ची बन जाऊं और मैं कंटेंट ऐसा बनाऊं। आपके बच्चों से ज्यादा आप प्यारी लग रही थी। जी, क्या बना रहे हो? आज जो है चिकन ब्रेड बन रहा है, और चिकन ब्रेड जो है 2 तरीके से बनेगा। एक तो मैं ओवन में भी बनाना सिखाऊंगी और एक मैं स्टोव पे बनाना सिखाऊंगी। जो मैं हमेशा बताती हूँ कि पतीले में किस तरह से बेकिंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ होगी। डिफरेंट थोड़ा सा होगा लोगों के लिए कि पतीले पे चिकन ब्रेड भी बन सकती है, क्योंकि लोग जो है ना यही समझते हैं कि बेकिंग जो है ओवन में ही होती है। तो मैं हमेशा पूरे रमज़ान में भी यही बताती रही कि पतीले का ये वाला प्रोसीजर होता है, तो आज सबके सामने भी दिखा दूंगी। अच्छा, किस तरह से। ज़ैनब, आपके पास तो इलेक्ट्रिक ओवन है, लेकिन आपने उन लोगों के लिए भी कुछ टिप्स देनी है जो मेरे जैसे हैं, जिनके घर में गैस वाला ओवन है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ओवन होता है, हाँ, जो चूल्हा होता है जिसके नीचे वो गैस वाला, हाँ गैस से चलता है वो। तो उसमें अक्सर मेरे से क्या होता है, अक्सर भी नहीं बल्कि जब भी मैंने बनाया हमेशा माशाल्लाह से उसकी ऊपर वाली जिल्द जली है, और जब भी मेरा भाई बनाता है तो उसकी जिल्द नहीं जलती। और मुझे आपने कोई मशवरा देना है, वो हमें मतलब मैं जब भी उससे पूछती हूँ तो वो क्या पता तुम अंदर से जली भी हो, पता नहीं ओवर हो जाता है। वो कहता है हाथ का कमाल है, हाथ चुम्मो मेरे, ये वो फलान ढमकान। तो आपने मुझे कोई ऐसी टिप देनी है कि उसकी जो जिल्द है, एक तो क्वेश्चन मैं करूँ कि मैंने गैस ओवन कभी यूज़ नहीं किया, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं हमेशा इलेक्ट्रिक पे ही काम करती नहीं हूँ। तो मुझे आप ये बताएं
कि ऊपर उसके रॉड होता है, गैस ओवन के ऊपर जी, रॉड जी, होता जी, है और जो मतलब उसके टेम्परेचर नीचे जो है वो एक चूल्हे टाइप की चीज होती हाँ, है, ठीक ठीक है। है, वो जल रही होती है, ठीक है। नीचे से मेरा बिल्कुल ठीक बनता ठीक है। और लेकिन वो दोनों बैक वक्त नहीं चलते, या सिर्फ नीचे वाला चलता है या सिर्फ ऊपर बस वाला। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि आपने सिर्फ लो टेम्परेचर, जो मैं तो 180 सेंटीग्रेड पे जो है इसको चलाऊंगी, ठीक है, और वो भी 20 मिनट के लिए ये बेक होगी, ठीक है। यहाँ भी लो टेम्परेचर पे, क्योंकि ये भी आप समझ लें कि गैस ओवन की तरह ही होगा कि आपने अपर रॉड ऑन नहीं की हुई, बस आपने नीचे जो है वो Lower, उसकी जो है वो जो है on वो की हुई हीट ऊपर जा रही है, तो आपने उसको जो है 30 मिनट के लिए आपने चूल्हे ओवन के अंदर जो है वो रख देना है और उसको जो है कलर इस तरह से आएगा कि आपने उसके ऊपर जो है अंडा लगा दें और वो अपनी ही हीट में वो अंडा पक जाएगा तो कलर भी आ जाएगा। तो आपने है। ऊपर वाला, अगर आपका अक्सर जल जाता है तो ऊपर आप ऑन नहीं करेंगे, आप नीचे से ही ऑन करेंगे और उसको आपने 30 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग मुझे बड़ा कहते हैं कि शायद मैं कलौंजी ऊपर लगाती हूँ और तेल ऊपर लगाती हूँ, शायद इस वजह से भी वो जल्दी फ्लेम पकड़ लेता है। कलवंजी नहीं नहीं होता? नहीं कलवंजी नहीं कलौंजी। दूसरा ये कि आपने उसको मिड वाले रैक में रखिएगा, आप है। उसको बिल्कुल ऊपर ना करिएगा या ना बिल्कुल नीचे करिएगा। अगर बिल्कुल नीचे करेंगी तो ये हो जाएगा कि वो नीचे से जल जाएगा, आप बिल्कुल ऊपर आप रॉड के करीब करेंगी तो बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी तो ऊपर से जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल मिड वाले रैक पर रखना है, उससे यही होगा कि आपका जो है वो बराबर नीचे भी पकेगा और ऊपर भी पकेगा। और सबसे अच्छी हल यही है कि जिनको बेकिंग अच्छी तरीके से नहीं आती तो उनके लिए यही है कि आप नीचे वाला ही फ्लेम या रॉड इलेक्ट्रिक वाला वो यूज़ कर सकते हैं। वरना सबसे आप एक और हल दे देती हूँ कि आप, जैसे मैंने 180 टेम्परेचर बताया है ओवन का, जिसको प्री हीट करना है, ठीक है, प्री हीट ही करना होता है ओवन को, आप उसको 120 पे ले जाएं, ठीक है। लेकिन उसका ये है कि फिर वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वो 30 मिनट से 45 मिनट्स पे चले जाएगा। हाँ, फिर लेकिन ये है कि आप अगर 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो उसका प्रैक्टिस आपको इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये किस पॉइंट पे पक जाता है और किस तरह से पक जाता है। जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ चिकन ब्रेड की। यहाँ पे तेल जो है, मैं चिकन फिलिंग की सबसे पहले रेसिपी बता रही हूँ। तेल यहाँ पे जो है 4 खाने के चम्मच यूज़ किए हैं, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज इसमें चॉप किया हुआ 1 कप जाएगा, चिकन कीमा 500 ग्राम है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, मिक्स हर्ब्स जिसमें ऑरिगेनो, थाइम और ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधे खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, केचप 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, दूध इसमें हाफ कप जाएगा, चेडर चीज़ हाफ कप जाएगी श्रेड की हुई, और हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम डो के अज्जा बताएंगे कि डो कैसे बनानी है, उसका प्रोसीजर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ कि गर्म पानी इसमें हमें 3/4 कप चाहिए, कैस्टर शुगर जो बारीक चीनी होती है वो आप जो है 1 खाने के चम्मच इसमें डालें, और ख़मीर जो है वो 3 खाने का जो चम्मच है वो ऐड कर दें और इसको मिक्स करके साइड पे रख दें 5 मिनट के लिए। तेल इसमें 1 खाने के चम्मच जाएगा, अंडा 1 अदद इसमें ऐड होगा, मैदा 3 कप जाएगा, नमक 1 चाय का चम्मच, और मोज़रेला चीज़ भी ये फिलिंग के लिए जाएगा, अंडा ऊपर लगाने के लिए, लाल मिर्च, सफ़ेद तिल, ये ऊपर मक्खन वगैरह ऊपर जब आपकी ब्रेड तैयार हो जाती है तब करने के लिए। अच्छा, इसमें ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने ख़मीर और पानी को और कैस्टर शुगर को 5 मिनट के लिए मिक्स करके आपने रख देना है। जैसे ही आप थोड़ा सा देखें कि यीस्ट जो है, ख़मीर जो है वो थोड़ा सा फूला है तो आपने उसके अंदर अंडा ऐड कर देना है। अंडा ऐड करने के बाद आपने जो है ऑयल ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून, और उसके बाद आपने हल्का हल्का पहले आपने 1 से 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है, जिसमें नमक भी आपने ऐड करना है मैदे में, और उसको फिर आपने मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा 1-2 चम्मच आपने फिर ऐड करना है। जब वो एक थोड़ा सा पतला सा बैटर बन जाएगा तो आप बाकी का जो मिक्सचर है वो ऐड करके फिर अच्छे से उसको गूंद लें, इतना अच्छा गूंद लें कि जितना भी खुश्का है वो मिक्स हो जाए उसके अंदर से। और फिर आपने इसको ऊपर तेल लगा के ऊपर कवर करके किसी हीट वाली जगह पे, यहाँ पे मैंने चूल्हे चलाए हुए तो उसके नीचे मैंने वो रखा हुआ डो, क्योंकि उसको 1 घंटा रेस्ट चाहिए, वो आपने जो है रख देनी है 1 घंटे के रेस्ट के लिए। जब वो फूल जाएगी तो फिर आपने ये फिलिंग उसमें ऐड करके कोई भी शेप दे सकते हैं, बन की शेप दे सकते हैं आप, उसके अंदर क्रॉसेंट की जो होती है वो शेप दे सकते हैं, फ़िश की शेप दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की शेप देनी है। मैं इस पर अभी फ़िश की शेप दूंगी, जैसे फ़िश सी बनी हुई होती है, वो ब्रेड सी बनी हुई होती है, तो वो दूंगी, तो इस तरह से आपकी चिकन ब्रेड बन जाएगी। डन हो गया, ठीक है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। हम साथ साथ आपके पास आते रहेंगे, और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल चीज़ लगती है लोगों को घर में बनाना। कोविड के बाद लोगों ने घर में ये चीज़ें बनाना शुरू की नहीं, क्योंकि बाहर से नहीं लेते थे हम लोग, तो लेकिन हम आपके पास आते रहेंगे ताकि अगर किसी ने सीखना हो कोई प्रोसीजर, कोई स्टेप, अगर आप लोग भी कॉल करके पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोट इसलिए पहना है कि आई फेल्ट अ लिटिल कोल्ड, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी, आपकी छींकें भी आ रही थी। मैंने कहा कि शायद मुझे
स्मार्ट लड़की, तो मैंने फिर इसके बाद जो है वो पहन लिया। आज अच्छा, सॉरी मैं नहीं, आपको नहीं, इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारा main जो host हो। नीचे आप कर सकते हो अर्चना। MCR है, वहाँ पे मुदस्सिर भाई हैं जी, उनकी आज बर्थडे है। मुदस्सिर अब्बासी। मुदस्सिर अब्बासी साहब हैं जी, उनकी आज बर्थडे। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो अपनी बर्थडे, और अल्लाह ताला ऐसी खुशियों वाले दिन आपकी जंगल में ज़िंदगी में जो है वो तेरे ही दम बहुत से ज़्यादा दफ़ा लाए। और सबने आपकी ये बर्थडे पे जी शोर सबको छुट्टी है, ये मचाया सबसे खुशी की बात है। सालगिरह का दिन आया है। आप बताओ आज एक और किसी की बर्थडे, आप उनको जानती भी हो? किसकी बर्थडे? आप उनको जानती हो? अगर आप मान जाओ, आपसे मिली थी अभी वो रिसेंटली। अब इतना बड़ी मैंने आपको हिट दे दी, मेरी दोस्त है, आपसे बहुत करीब मिली थी। उन्होंने आपसे एक शिकवा भी किया था। कि मैं आती नहीं उनके पास? नहीं, आपसे शिकवा उन्होंने किया था, आपने बुलाया नहीं उनको। अब तो आप याद आ जाएगी आपको, शो पे नहीं बुलाया। आज सुमेरा जी की बाजी की बर्थडे। सुमेरा बाजी की बर्थडे है भाई। सुमेरा बाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे और आपके लिए जो है वो फूले फले दूधे नहाएं। हाँ, दूध कर दिया। फूलो फलो। तो जनाब, अब इसके बाद आपको मिलवाता हूँ मैं हमारे आज के मेहमान से। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। वाई? बिकॉज मैंने इसके बारे में बहुत कम सुना है। आपको पता है सबको, मेरा एकेडेमिया से जो है वो ताल्लुक भी है। इनका PhD रिसर्च ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड साथ में ये हिस्टोरियन भी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के एक्सपर्ट भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, पढ़ाते हैं बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इनसे मेरा लगाव थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। एक तो ये कि पहले बार इनको देख के मेरा सेम है। हाँ नहीं, एक इस वजह से हुआ कि पहले इनको देख के मुझे लगा कि थोड़े से जो है ना भाई मुस्कुराते नहीं हैं, कम मुस्कुराते। मैंने कहा कहीं आपका ताल्लुक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से तो नहीं हुआ? वही कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक निकला। फिर मुझे लगा कि आप मुस्कुराते हुए सोचते हैं कहीं आपका ताल्लुक नस से तो नहीं? वही हुआ, आपका ताल्लुक नस से भी है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जी वो माशाल्लाह अपना जो है वो रोल निभा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पढ़ाते हैं, हिस्टोरियन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पढ़ाते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। लेडीज जेंटलमैन, नन अदर दिलावर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, क्या हाल चाल है आपके? सो गुड टू सी यू। आपकी तारीफ में इतनी बातें कर दी, आपको बुरा तो नहीं लगा? आप तो गलत कह रहे थे, वो इतना मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। प्लीज प्लीज हैव अ अब सीट। तो वो मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं कि कहीं हुमायूं ने कह दिया, अब तो मुस्कुराना लाजिम हो गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं खुशामदीद कहेंगे आपको एक और सुबह में। थैंक यू। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके सवालात तो अभी से आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक आइस ब्रेकिंग सवाल पूछेंगे। गैर रवायती से हाँ, सवाल। गैर रवायती सवाल पूछते हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं? रूटीन क्या है मेरे भाई की? जैसे आपने खुद बताया कि मैं बुनियादी तौर पे एक उस्ताद भी हूँ और हिस्टोरियन डेफिनेटली। पहले हम स्टूडेंट्स थे, अब हम पढ़ाते हैं। तो जंजीरें आपको कहती है कि सुबह हाँ, उस सवेरे तरह से फिर कुछ लिखना भी होता है। तो तकरीबन मैं 6 बजे जो है उठ जाता हूँ, क्योंकि 7 बजे तैयार होकर फिर आपने यूनिवर्सिटी पहुँचना होता है। Early in क्लासेस the हमारी 8 बजे क्लास पहली और होती है। और रात को कितने बजे और सोते हैं? रात को इवनिंग का अगर हमारी कोई क्लास लाट हो तो फिर मैं तकरीबन 8 बजे 8:30 तो घर पहुँचता हूँ। उसके बाद फिर 10-11 बज जाते हैं। अगर एक कोशिश इजाजत हो तो सिर्फ एक बात करूँ, फिर उसके बाद हम फुटेज की तरफ भी जाएंगे। रियली वांट के फुटेज देखें और फिर उस पे से भी हम चीजें देखें। उसमें बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो उसमें से हम जाएंगी। करेंगे। दिलावर भाई, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी कैसी है? उसका नाम लेते मुझे अच्छा भी लग रहा है। हम कम ही यूनिवर्सिटीज़ का या स्कूल्स का या इदारों का नाम लेते हैं, लेकिन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे मेरी बड़ी मोहब्बत है। इस वजह से क्योंकि जो ट्रू आप कहते हैं ना कल्चर, जो ट्रू रवायत है वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी आपको तक बरकरार है। हर प्रोवेंस से वहाँ पे बच्चा नजर आएगा। जो यूनिवर्सिटी का एक माहौल होना चाहिए, मुझे वो भी नजर आता है। इट्स अ बिग ह्यूज यूनिवर्सिटी, आपको वो सब एक दूसरे का घुले मिले भी नजर आएंगे। वहाँ पे इवेंट्स भी होंगे, वहाँ पे लोगों ने लिबास वो पहने होंगे जो उनके कल्चरल लिबास हैं। और डेली में जैसे बलोची जो स्टूडेंट्स हैं वो बलोची सलवार उनकी होगी, आप देख लेंगे दूर से। जो सिंधी हैं उन्होंने सिंधी टोपियाँ पहनी होंगी, और ये रेगुलरली एंड आई लव दैट कल्चर ऑफ वहाँ पे। ये है कि वहाँ पे सोशल हट हुआ करता था, मैंने भी वहाँ से एक सेमेस्टर पढ़ा, अभी भी वो चीज़ें बरकरार हैं। नहीं, अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को तो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है कि वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो कोटा सिस्टम पे होता है, और गिलगित से लेकर कराची तक आपको हर वो लोग नज़र आएंगे। लेकिन हट्स का जो आपने कहा, वो अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी होती हैं, जो स्टूडेंट की काउंसिल्स जो वहाँ पर बनी हुई हैं, तो वो कल्चर को तो प्रमोट करते ही हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो उनका किसी चीज़ के ऊपर क्लैश हुआ
लास्ट टाइम तो वो हट्स में वो गिरा दिए हाय हाय हाय, मेरा दिल दुखी। और अभी वो 2-4 जो आप कह ले कि हैं हट्स, लेकिन वो विद इन जो है ना उनकी वॉल्स हैं। पहले अच्छा वॉल्स भी नहीं थी। मैंने जो एडमिशन लिया 2000 मैंने जब एडमिशन लिया 2011 की बात है, जब MSc में थे, फिर मेरा मास्टर एमफिल वहीं से, ये PhD भी वहीं से है, तो तब ऐसे कुछ भी नहीं था और कोई एंट्रेंस और कोई ऐसे मामलात नहीं थे। लेकिन जो पैसे जब अभी एंट्रेंस भी है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और ये मसाइल जो हैं थोड़े से हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं ना कि फिर इदारे मजबूर हो जाते हैं सख्तियाँ करने पे और ये क्लियरेंस वगैरह करने के लिए वो भी मजबूर हो जाते हैं। आप कभी गई हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी? जी मैं गई हूँ। आपको पता है वहाँ पे एक खूबसूरत चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जानवर आपके आसपास से गुजर रहे होते हैं और आप बहुत नॉर्मल फील करना आपने ये फील नहीं करना कि कोई और चीज़ है, यही यूनिवर्सिटी का पार्ट है, आपके पास से गुजर जाएगी और आपने कुछ भी उससे नहीं कहना। हो सकता है आपसे हाल चाल भी पूछते हुए चले जाए। फुटेज की तरफ जाते हैं जनाब, और आज के इसके दिन को थोड़ा सा लाइटली लेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, मसाइल की तरफ भी जाएंगे और ताकि आज जो अवेयरनेस है वो कर देंगे। कॉल करने का आज मकसद आपका ये होगा, आप हमें बताएंगे इस मजदूर डे पे आप क्या रोल अदा करेंगे। आप एक जुमले से हमें बताएंगे, हम जाते फुटेज की तरफ देखते हैं। हम गए थे जी एक जगह पे और हमने सोचा कि उनसे बात करें जिनका ये दिन है जनाब, खास तौर पे सबका दिन है लेकिन उनका खास दिन है जिनको छुट्टी नहीं मिलती। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं और लाइफ और मुझे कहते हैं हुमायूं से बबासी। जैसे कि आप सब जानते हैं कल मजदूरों का आलमी दिन है। मजदूरों की हक तलफी एक ऐसा नासूर है, अगर इसकी जड़ें फैल जाएं तो ये माशरे को अपाहज कर देती हैं। याद रहे कि मजदूरों के कवानीन तो बहुत सारे हैं लेकिन हमेशा की तरह वही मुर्गे की एक टांग, अमल हो नहीं पाता। आइए आज मजदूरों की जुबानी उनसे पूछते हैं कि कल मजदूरों का आलमी दिन है, क्या वो छुट्टी करेंगे और अगर छुट्टी करेंगे तो क्यों करेंगे? क्या वो जानते हैं मजदूरों के आलमी दिन के बारे में? और अगर वो नहीं जानते और वो छुट्टी नहीं करेंगे तो इसकी क्या वजह है? आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर। बशीर भाई, कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये जिला बड़ग्राम से। अच्छा, बड़ग्राम से ताल्लुक है आपका। सबसे पहला सवाल है, कल मजदूरों का आलमी दिन है, कल आप छुट्टी करेंगे? नहीं सर, हम नहीं कर लेंगे क्योंकि हालात ख़राब है, आजकल दिहाड़ियाँ नहीं मिल रहा है और पूरा महीने में 10 दिन 12 दिन दिहाड़ियाँ मिलते हैं, बाकी जो है ना 20 दिन हम ऐसे गुजारते हैं और बच्चों पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम कल छुट्टी बनाएंगे तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है मेरे भाई का? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई कहाँ से हैं? जी मैं मंडी बाउद्दीन से। मंडी बाउद्दीन, क्या मशहूर है मंडी बाउद्दीन का? मंडी बाउद्दीन का सर मक्खन मशहूर है। मक्खन मशहूर है। हाँ जी। तो कभी आपसे मंगवाए तो मक्खन आ सकता जी है? जरूर इंशाल्लाह। बेहतरीन। अच्छा रिजवान भाई, कल मजदूरों का आलमी दिन है, यकीनन ये तो पता ही होगा बिल्कुल आपको। जी पता है। छुट्टी होती होगी जो हमारे जैसे सफेद कॉलर वाले लोग हैं उनको। जी बिल्कुल। आपको छुट्टी है कल? जी नहीं, हम मजदूरों को छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करेंगे तो वो हमारी दाढ़ कटी जाएगी, फिर वो छुट्टी हमारी तो नहीं ना, वो तो बड़े लोगों की छुट्टी है जो AC में कारों में घूमते फिरते हैं, उनकी छुट्टी है। मजदूर डे है, मजदूर के नाम पे छुट्टी है लेकिन मजदूर को छुट्टी नहीं है। रिजवान भाई, कभी कभी सोचा है, जब हम भी घर बैठते हैं, कोई परेशानी होती है दिमाग में बार बार आती है, सोचते हैं इस बारे में, कभी ये सोचा है कि ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? जी सोचते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, जब करेंगे तो फिर भी जेलों में भी मजदूर चले जाएंगे। आपने बताया कि ईद वाला दिन था शायद? ईद वाला दिन था, शान रात को जब घर जा रहा था, दीर मेरा घर है, जब उधर मंडी मोड़ पहुंच गया तो बस इस तरह वाक़या हो गया सर। लेकिन असल मसला है कितने पैसे थे तकरीबन? 54,000। 54,000। हाँ, ID कार्ड सारा कुछ ली गया। और ईद का दिन था अगला? ईद का दिन था। तो फिर क्या किया? फिर ईद के कपड़े वापस आ गया, वापस उधर से आ गया भी किया। ईद नहीं गुजारी बच्चों के साथ? नहीं सर, वापस आ गया इधर। बच्चों ने फोन नहीं किया? ना, क्यों नहीं किया? वेरी नाइस हुमायूं, वेरी नाइस वर्क। लेकिन बहुत अल्फाज जो हैं वो कम हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे गेस्ट दिलावर साहब, और उनसे बहुत सारे सवाल हैं जो ये चीज़ें देखने के बाद हमारे जहन में आ रहे हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं दिलावर भाई से जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था। तो कल जब हमने ये इरादा किया कि उनकी आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए, कम से कम ये छोटा सा बहुत टाइनी सा रोल है जो हम अदा कर सकते हैं, हलीमा से भी डिस्कशन हो रही थी। सो
मैं हलीमा सोच रहा था कि मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ, उनसे सिर्फ एक ही जवाब था, सर सब आते हैं, पूछ के जाते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बात सुने, एक फिर मिसाल के बाद फिर आपसे सवाल पूछेंगे। मैंने कहा मेरा भाई बात सुने, अम्मी जब आपको कहती है काम कर दो कर दो कर दो, हम नहीं सुनते, अम्मी कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। एक टाइम आता है वो बात इतनी पक्की हो जाती है, कहते हैं यार अच्छा कर ही देता हूँ। तो मैंने कहा शायद आपकी आवाज़ भी इसी तरह हो कि एक बार इतनी सुन 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 के लोग को शायद कोई हुक्मरानों को या जो लोग हैं जो जुल्म करते हैं इनको कोई एहसास हो जाए। दिलावर भाई सबसे पहला सवाल आपसे करना है, लेबर डे यकीनन क्या है, मुझे ये सवाल भी था लेकिन मैं ये नहीं पूछना चाहता। मेरे लिए सबसे पहले अहम सवाल मेरे लिए है, क्या लेबर लॉज मौजूद हैं? अगर मौजूद है तो सर अमल कैसे होता है? क्या कोई जादू की छड़ी है जिससे ये अमल होना शुरू हो जाए और उन हर किसी को उसका हक मिल जाए? ये कोई छड़ी है क्या? बहुत बड़ा मुल्क है, क्या कंट्रोल नहीं हो सकता? लॉज इम्प्लीमेंट होते क्यों नहीं है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो आपने कहा लेबर डे के हवाले से जो बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि 89 वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो 1886 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो शिकागो में वो एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये था, जैसे अभी ये सारे जितने भी मजदूर भाई हमारे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी हमें छुट्टी नहीं होती। तो बहुत सारे उनके जो इश्यूज़ थे, वन ऑफ देम ये था कि जी 12 घंटे के साथ की बात काट रहा हूं। आपने जो 1886 और 1889 का 4 साल के बाद दोबारा हुआ था ना, मैं उसको उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा था। 1892 भी एक है, वो भी मैं बताना चाह रहा था, 3 है। तो जो इश्यूज़ थे उनके, उनमें एक ये भी था कि 12 से 18 घंटे, कैन यू बिलीव के 18 घंटे तक भी उनसे काम करवाया जाता था। हाँ, उनमें करवाया जाता था उनसे, उनके वेजेस का कोई वो सिस्टम नहीं था। इसी तरह से एजुकेशन उनके बच्चे, फिर हेल्थ कोई भी नहीं था। तो इस वजह से वहाँ पे जो मजदूर यूनियन थी उन्होंने एक वो प्रोटेस्ट किया। फिर इसी तरह से जो 18 आपने कहा कि 89 है, वहाँ पे पेरिस में दोबारा से जो आप उसको मेंशन कर रहे थे, वहाँ पे हुआ। और फिर इसी के रिजल्ट जो मजदूर यूनियन हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो 1892 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है अमेरिका में ये लॉ पास हुआ कि मजदूर जो हैं या जो भी कोई वर्किंग क्लास है वो 8 घंटे काम किया करेंगे, वो इससे ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। तो वो फिर आगे पूरी स्ट्रगल है। अब दूसरा हिस्सा जो आपका सवाल का है कि पाकिस्तान में हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान में लाज बनते हैं। पहले तो लाज हैं नहीं, जैसे आप कह रही थी, और अगर हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? तो आईन पाकिस्तान जो है 1973, उसके अंदर 3 ब्रांचेज़ हैं पूरे मुल्क को चलाने के लिए। 3 आप कह लें इदारे हैं। एक तो है आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ द डे कहते हैं, और दूसरा आपकी है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो उसको लाज को बनाती है, और तीसरा है जुडिशरी जो उसको लाज को नहीं इम्प्लीमेंट नहीं वो करते। उनका काम है इंटरप्रेट करना, कि अगर कोई इशू है तो वो इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, लाज पहले तो हैं काम, इन्होंने पहले मेंशन किया कि 1923 में शायद कोई लॉ जो है ब्रिटिश दौर में था, लेकिन 18वीं तरमीम जब हुई 2010 में, जिसको आईनी तरमीम हम कहते हैं, उसके बाद ये जो आपका हेल्थ है ख़ास करके, और ये जो आपकी मजदूर लेबर यूनियंस हैं, ये प्रोविंसेस जो है उनको उनके पास चला गया है। अच्छा, उसके बाद जो है लॉ गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस इदारे उन्होंने भी बनाए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब फेडरल लेवल पे भी बना है। 2012 में पहला जो एक्ट आया था उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। ये फेडरल लेवल के ऊपर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसी तरह से पंजाब के अंदर भी सेम इसका टाइटल है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, क्योंकि 2010 में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2010 की। अच्छा, उसके तहत जो है अभी इसमें आपको थोड़ा सा इसको पहले बता दूं कि लाज हैं, फिर अगला जवाब दूंगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। तो वो उस लॉ के तहत ये है कि आप ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन भी होगी बाकायदा से, वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ भी है। अब आ जाते हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही। तो वो काम है मुकन्ना, जिसको आप एग्जेक्टिव ब्रांच कहते हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच जो कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सियासी जमातें होती हैं। अब सियासी जमातों के अपने अंदर ही जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातें जितनी भी हमारी 2-4 बड़ी सियासी जमातें, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। वहाँ पे उन्होंने वो बादशाहत का सिस्टम किया हुआ है। तो वो ना तो किसी मतलब विद इन पार्टी जो है कोई इसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना चाहते हैं, और उनके अपने स्टेक्स भी हैं। मिसाल के तौर पे सेनेट के भी इलेक्शन हुए या पार्लियामेंट के, टिकट्स किन को मिलते हैं? एक मज़दूर की रिप्रेजेंटेशन एक मज़दूर को करनी चाहिए ना। मैं अगर मज़दूर हूँ तो मुझे पता होगा कि मज़दूर के क्या इश्यूज़ होते हैं, मज़दूर जो है उसको कैसे सोल्यूशन हो सकता है। एक जो किसान है उसको पता होगा, लेकिन उन मज़दूरों किसानों की पहले तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। और उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन? एक वडेरा है, एक लैंडलॉर्ड है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, और जो गवर्नमेंट बाद में बन जाते हैं जब इलेक्शन जीत के आते हैं, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, उनके अपने स्टेक्स हैं कि अगर वो एक चीज़ लास्ट जो मैं बात इसी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूँगा लॉ, मैं पंजाब से हूँ या किसी भी इलाके से हूँ,
तो वो पंजाबी में हम कहते हैं कमी, एक लफ्ज़ होती है। कमी से मुराद ये है कि जो ये काम करते हैं, मोची है, नाई है, जी, वो कमी तो कमी अगर उनको राइट्स मिल जाएंगे, हाँ। मेरा हुक्का अगेन थोड़ा सा मैं रेफरेंस जो पंजाब के कल्चर कौन लेकर आएगा, कौन कौन लेके आएगा, ठीक है, मेरे काम कौन करेगा सारे। तो कहने का मकसद ये है कि इनके जो ये लोग बैठे हैं, इनके अपने ट्रस्ट हैं जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अदरवाइज लाज टू सम एक्सटेंट हैं जो मौजूद है। सर जो वैसे याया की कॉल भी लेंगे, जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती हैं विद इन कैबिनेट के अंदर होते हैं, आप कमेटीज फॉर्म करते हैं, उसमें भी मजदूर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है? अच्छा, एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई कमेटी नहीं होती, स्टैंडिंग कमेटीज होती हाँ, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। और हर जो आपकी जो मिनिस्ट्री है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की है, ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्ट्री है वो ज़्यादा डील इनको करती है, उनके ऊपर जो है सेनेट की अलग से स्टैंडिंग कमेटी है और नेशनल असेंबली की अलग से कमेटी है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो मजदूर किसान है या कोई इशू है, उनके पास पावर है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो अगर कोई इसकी लॉ की अगेंस्ट कोई बात हुई है या किसी की वायलेशन हुई है तो वो वहाँ पे उसको बुला सकते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और वो आगे डायरेक्शन भी दे सकते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं। अच्छा, इससे पहले कॉलर लें सर, आपसे ये दरखास्त होगी क्योंकि हम लोग यकीनन आपने PhD की हुई है एंड यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द वर्ड्स एज वेल, सो हम आपसे शायद इस तरह के सवाल करेंगे कि उसमें थोड़ी सी गलती कोताही होगी तो आपने माफ करना है। स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि सवाल जो होता है वो सवाल होता है, आपने बिल्कुल गलत सही कोई सवाल नहीं होता। तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ऑफ कोर्स देयर इज, वो अब मुझे वर्ड नहीं आ रहा था पर आप समझ गए थे बात, तो आप उस बात समझ आते तो आपने मैं जवाब दे देना है, आपने बुरा नहीं मनाना, हो सकता है आप फ्रेंड हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, दोनों को सलाम हो और हमारे भाई बैठे इनको सलाम हो। वालेकुम सलाम। और मुझे तो मजदूरी आज इसलिए मिल गई कि भैया मेरी पहली कॉल मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए बात ये कि अभी आपने प्रोग्राम किया, प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे गए, आपने इंटरव्यू किया, दैट्स बहुत अच्छा किया। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, आपको रिलेटिव्स पता चलती हैं, जैसे आपने अभी जाके पूछा मजदूरों से। देखिए बात पता है क्या है, मैं समझता हूँ कि जो मैंने, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में मेरा जाना आना होता रहा है और मैंने देखा है कि क्या हमारा होता है और क्या नहीं होता। असल में लेबर लॉ, एक तो अवेयरनेस से हमारी लेबर को पता ही नहीं होता कि उसके राइट्स क्या हैं। यकीन करें गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे लॉज बने हुए हैं, मैं खुद भी जानता हूँ, लेबर लॉ है, लेबर कोड्स भी हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे एक फैक्ट्री है, उसके अंदर उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं मजदूरों की, उनकी हेल्थ के लिए, और कवर करना पड़ता है। लेकिन वो करते क्या, किसी डॉक्टर को हायर कर लेते हैं और वो जाली सर्टिफिकेट बना के उनको पैसे दे देते हैं और मजदूर के बेचारे को ना चेकअप होता है ना कुछ होता है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि जहाँ हेल्थ हजर्ड्स होते हैं ना हलीमा, जैसे आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपके हेल्थ हजर्ड को उनको मेडिकली उनको प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन जरूरी होता है, वहाँ उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर वो दमे का मरीज बन जाता है और अब घर बैठ जाता है तो वो जाहिर बात है वो हैंडीकैप हो जाता है, ये कवरेज नहीं होती। ये बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी है। दूसरी बात ये कि जो मेरी सजेशन है ना गवर्नमेंट को, वो ये कि हमारे यहाँ जो लेबर है ना वो स्किल्ड नहीं हो पा रही। जो स्किल ना होने की वजह से, जैसे वेल्डर है, कोई मैकेनिक्स है या कोई भी ऐसे बंदे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं होती तो वो कहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं होती इनकी। अगर ये आप रिकॉग्नाइज कर लें और सर्टिफाइड कर दें इन मजदूरों को, प्लम्बर्स को, तो ये होगा कि आपका मुल्क से वो बाहर जाएगा, ज़र मुबादला का भी जरिया बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल इनसे ये है कि देखिए जो इस्तेहसाल है ना मजदूर का, वो हो रहा है। अब होता यूं है कि जब आपने इनमें बात की, बड़ी कैबिनेट में बातें होती हैं, बड़ी मिनिस्ट्रियां भी हैं, मजदूर हो, किसान हो, सबकी बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाते हैं तो उन्हीं को इस्तेमाल करके जो है आप अपने जेब में, पॉकेट में मनी भर रहे होते हैं। अब एक शेर है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, अब आप उसको किसी भी रंग में दे सकते हैं ना, जिस खेत दहका को मैसर ना हो रही, उस खेत के हर खोशे गंदों को आग लगा दूं। अब इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। सलीमा, सिर्फ मैं आखिरी दरखास्त में लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए जो गवर्नमेंट कर रही है, जो इंडस्ट्रीज कर रही है, वो अपनी जगह है उनके लिए, लेकिन हम अपने घर में भी अपने घर में काम करने वाले माचियों को, ड्राइवर्स को, चौकीदारों को, वो भी इंसान समझे, उनके साथ भी अच्छा सलूक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जाहिया, आपने बहुत सारे जो हैं सवाल कर दिए हैं, छोटे छोटे, हम कोशिश करेंगे उनको पार्ट्स में फुलफिल करने की। याहिया के ही सवाल जो एक मेरे दिमाग में भी था। अच्छा चले कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सवाल करूंगी। ज़रा अज़रा है जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अज़रा, क्या हाल चाल है अज़रा जी? वालेकुम अस्सलाम। अज़रा जी कैसी हैं? एंड हलीमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यार ज़ैनब को सलाम, आपके वालिदैन को बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया, मैं तो जब भी फोन करती हूँ माशाल्लाह मेरी कॉल मिल जाती है माशाल्लाह। ये लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों ने हमें बहुत बेकार कर दिया है। ऐसा कैसे किया आपने? सुबह होती है तो जब तक हम आपके टीवी के आगे चाय का कप लेके ना बैठे, हमारा दिन नहीं गुजरता।
बहुत अभी शुक्रिया। पिछले दिनों कुछ दिनों से मैं कॉल नहीं कर पाई, मैं ज़रा बिजी थी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैं आपका ये शो जो है ना इतनी बाकायदगी से देखती हूँ, सुबह भी और रिपीट में भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोशिश करते हैं हम, बड़ा कोशिश करते हैं खूबसूरत कलर आप लोगों ने पहना है, बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये कहना था कि आज लेबर डे है, तो कोई आपके प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रा सा मैं सभी को ज़रा सा एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी कि ये मज़दूर आप लोग ये ना समझें कि कोई बहुत ही लेवल का मज़दूर होगा। मज़दूर ये भी होता है जो हमारे घरों में काम करने वाले जी हैं, जी बिल्कुल, जो सामान उठाने वाले हैं, जो लेबर मकान की तामीराती काम जो सामान उठाते हैं। प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको एक इंसान समझें और उनके ऊपर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा उन पे बोझ ना डालें, और जो भी आप काम करें तो 10 मिनट के लिए उनको ब्रेक दे दें, उनको पानी का पूछ लें, उनको चाय का पूछ लें, थोड़ा सा खाने पीने का भी उनका ख्याल रखें। आफ्टर ऑल वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जो बिल्कुल ठीक कल कह रही हम हैं। ये और आज का वक्त ऐसा हो गया कि कल जो सब अच्छी अच्छी फैमिलीज के थे, हम लोग देखा जाए तो सभी मजदूर हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल किसी शोबे में, ये और बात है कि कोई किसी शोबे में, कोई किसी शोबे में। जो कल हम एक जॉब करते थे, आज हमारे बच्चे 2-2 3-3 काम कर रहे हैं तो पूरा पड़ रहा है। बिल्कुल जो ठीक कह हालात रही हैं। ऐसे हैं, तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है। और क्योंकि हमारे हदीस में भी ये इंसानियत है, हमारे हदीस में भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने इखलाक दुरुस्त करें। माशाल्लाह, बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल बात की ठीक है। अजराबा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलामत जी, रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलामत सो रहिए। मच फॉर कॉलिंग। अच्छा याहिया का जल्दी से सवालों की तरफ आते हैं क्योंकि कॉलर्स जो हैं फिर वो बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, जी, तो जी। सवाल का मौका नहीं मिलता। और आज हमने अपनी इस्लाह भी करनी, बहुत कुछ बिल्कुल। सिखा रहे हैं। याहिया ने जो है एक सवाल किया था जो मेरे दिमाग में भी था कि उनको जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिलती। उनके हकूक़ हैं क्या, और उनको ये हकूक़ कौन बताएगा? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि जो लोग बना रहे हैं वो तो कभी भी उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उनको अपने हक़ के बारे में पता लग गया वो खड़े हो जाएंगे। तो उनको कौन बताएगा? क्या ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताया जाए कि उनके हकूक़ क्या हैं? क्या ये हमारी है? क्या हम मतलब मुझे तो लगता है कि शायद हम भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, हम नहीं बता पा रहे। क्योंकि अगर बिजली के खंभे पे चढ़ के कोई काम कर रहा है और वहाँ से उसको एक करंट लगता है और उसका बाजू जो है वो नाकारा हो जाता है और उसको फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो अपाहिज हो जाता है और कोई मेडिकल की फैसिलिटी भी नहीं उसको दी जाती, क्या ये भी उसके एक हकूक़ का हिस्सा है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है वो उसकी पूरी हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो उसको प्रोवाइड करे? और ये आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, बेहतर तरह जानते हैं, कब 100 साल लगेंगे हमें क्या उनको उनके हकूक़ देने के लिए, या इससे भी ज़्यादा वक्त हमें दरकार है? पहले तो मैं ये मेंशन करूंगा, आपने कहा कि उसके उनके हकूक़ हैं क्या। जी। तो जो मैंने आपको कहा कि जो एक्ट है, इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट जो है 2012 का, वो फेडरल लेवल पे है, या पंजाब की 2010 में जो आया था, तो उसमें उनके बाकायदा से ये हकूक़ हैं। इवन ये भी है कि ख़वातीन है, फॉर सपोज एक फैक्ट्री के अंदर ख़वातीन भी तो काम करती हैं, तो अगर आपने वो कोई यूनियन बनानी है तो ख़वातीन दैट विल बी, शी विल बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि वो उसका हिस्सा भी होगी, और उनका जो है बाकायदा से उनको मैटरनिटी जो सहूलियात हैं उनके लिए, अगर बच्चे हैं तो वो सारा डिटेल चीज़ें हैं। अब बात वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन की है, वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, सबसे पहली बात बहुत अच्छी, एक कॉलर थे, पता नहीं या शायद थे, उन्होंने कहा कि अवेयरनेस। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल यूँ देता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ रोड के ऊपर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, मेरा लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी वो मेरा चालान कर देता है। वजह क्या है कि मुझे अवेयरनेस नहीं है। मैं उससे पूछूंगा नहीं कि भाई किस वजह से, कौन सा आर्टिकल किस के तहत तुम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेट और अवेयर करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि मज़दूर जो हैं वो खुद से तो ये चीज़ें वो इंग्लिश में लिखा हुआ एक लॉ वो नहीं कर सकेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? तो आर्टिकल जो आपका 17 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके तहत जो है कि यूनियंस बन सकती हैं। तो यूनियंस कुछ हैं भी, सवाल में आपसे, अच्छा जी मैं इसको थोड़ा हाँ अभी तक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके तहत जो यूनियंस हैं ना, ट्रेड यूनियंस हैं, इस तरह मजदूर की यूनियंस हैं, तो सबसे पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तरह से वो जो लॉ है उस पर अब मज़दूरों को एजुकेट करें। और उसके बाद ये है कि आप मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया भी है, आपका प्रिंट मीडिया है, तो मीडिया को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जब उनको अवेयरनेस आएगी, अब देखें मुझे पहले अपने राइट्स का पता ही नहीं है, तो मैं कैसे आपसे डिमांड करूँगा? तो सबसे पहली बात जो है, बुनियादी बात जो है वो ये है कि चलो मज़ीद होंगे, मज़ीद लाभ बनेंगे, वो तो एक अलग बात है, जो है वो तो उनको पता होना चाहिए, और उसके ऊपर फिर वो डिमांड करें और प्रेशर ग्रुप्स आएँ और वो खुद से जो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, और तो तब ये मेरा ख्याल में यही एक तरीका है। और पीसफुली जो है, जब आप डिमांड करेंगे पीसफुली। नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात करना चाहती हूँ। पीसफुली जब भी कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, जी हम भी अनफॉर्चुनेटली उनको पीसफुलनेस से इंतशार की तरफ ढकेलने
की कोशिश करते हैं। Again- क्योंकि जब हमें लगता है ना कि अब तो इनके या तो मुतालबात मानने पड़ेंगे या फिर इनको प्रेशराइज करो कि ये जाएं, तो हमारी जो इदारे हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़ उनके साथ करें जिससे उनको इश्तियाल आए, वो जलाओ घेराव करें, तोड़ फोड़ करें। सब हमारी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे और अपना हक मांगेंगे, तो क्या हम तैयार हैं उनको उनका हक देने के लिए? क्योंकि अगर उनको उनके हकूक मिल गए तो वो तो हमें भी कहेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। नहीं, अगर वो तैयार हैं या नहीं, आप मुझे बताएं कि कितने परसेंट वो लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जो हुक्मरान हैं, कितनी पार्टीज़, 2-4 पार्टीज़ हैं, उनका अगर परसेंटेज निकाला जाए 22-24 करोड़ जो आवाम है तो कितने बनते हैं? तो कहने का मकसद ये है कि वो तो आपको नहीं देंगे, आसानी से तो नहीं देंगे, आपको उसके लिए छीनना नहीं, मैं लफ्ज़ जो मैंने ये थोड़ा सा सख्त है, हालांकि इन्होंने कहा कि मैं ज़रा स्माइल भी कम करता हूँ और सख्त भी बोलता हूँ, तो कहने का मकसद छीनना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक लफ्ज़ जो होता है स्ट्रगल, जो होता है कि वो पीसफुली, वही आपको पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि मेरे राइट्स हैं क्या, उसके ऊपर आपके जो यूनियंस हैं वो एजुकेट करें और आप फिर जो है प्रोटेस्ट करें। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाई जैक हो जाते हैं प्रोटेस्ट, मिसाल के तौर पे कल परसों लाहौर में वो जो चल रहा था किसानों का, उसके ऊपर जो है, बिल्कुल, तो उसमें भी बहुत सारे, अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिक्स में कुछ लिखता भी हूँ, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तरफ वो अंदर बैठी हुई हैं पंजाब असम्बली के अंदर, कुछ उनके एमपीएस उठ के गए और वहाँ पे उनको जो है उसका हिस्सा बन गए और वो वहाँ पे उसको मतलब वो किसी तरह से ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी इनको मज़दूरों को या उनके जो लीडर्स हैं और उनको पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे जो कौन हमारा साथी और कौन हमारा साथी नहीं है। तो ये भी ठीक है, बेहतरीन बात। अभी वापस आएंगे, मैं आपसे एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अवेयरनेस की बात की, आपने कहा कि आगाही बड़ी ज़रूरी है मजदूरों के लिए। आइए इस प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, हो सकता है कोई प्रोग्राम आप देखो, कम से कम वो मजदूर ज़रूर देख रहे होंगे जो हमारे शो पे जो जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के सके मच जाएगा, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर एक और सुबह में, और हमारे साथ मौजूद है दिलावर हुसैन जो कि हिस्टोरियन भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे हर बार लगता है कोई ना कोई गलती निकाल लें, कहेंगे नहीं ये नहीं, इस दफ़ा आपने ठीक कहा। पर अच्छा दिलावर भाई, एक चीज़ मैंने आपसे पूछना है सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे हम डोमेस्टिक हेल्प की बात करते हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, हमने जज की वो बेगम थी, उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने बड़ा बुरी तरह तशद्दुद किया और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं। मैंने सादा सवाल करना है, ये तो रिपोर्ट होते हैं ना, जो रिपोर्ट नहीं होती वो अलग है। बिल्कुल ऐसे यही कहने लगा था मैं सर, मैंने सिर्फ पूछना है अवेयरनेस। हो सकता है आज उसी घर में जो मालकन जिसको कहते हैं वो जुल्म करती है और उसकी वो वाली जो उसकी बच्ची है जिसको उसने रखा है वो भी सुन रही हो। सर क्या 18 साल से कम उम्र की आप डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हैं? लॉ में है, जो आपने बताया कि लॉ है उसमें रख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर उस पर तशद्दुद होता है वो क्या किधर जा सकती है, कैसे कर सकती है? मैं अवेयरनेस के सवाल पूछूंगा, तो मुझे ये बता दीजिए। बहुत जो आपका बुनियादी और अच्छा सवाल है। आपका जो आइन का आर्टिकल 11 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम जो बच्चा है उसको आप किसी किस्म की किसी फैक्ट्री में किसी डोमेस्टिक जो है आप कह लें काम 14 साल से कम जो बच्चा है उसको आप नहीं रख सकते। ठीक है, 14 साल का एक तो बात है। दूसरा आपने कहा कि अगर कोई उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी किस्म तशद्दुद होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके लिए आपके कोर्ट्स बनी हुई हैं, लेबर कोर्ट्स हैं। और आप जो है सिंपली आपको जो है जैसे पंजाब की अगर आप एग्जांपल ले लें तो तकरीबन जो 12 कोर्ट्स हैं, मुल्तान हो गया, पिंडी, लाहौर जो है, फिर उनकी सब कोर्ट्स भी हैं। वहाँ पे एक सेशन जज जो होता है जी। वो बैठता है जो उसको लेबर कोर्ट कहा जाता है। तो उसमें ये है कि वहाँ पे आप जाएं, मतलब आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं अपना जो है वकील जो हायर करें या भले ना भी करें, आप सिंपल एक सादा कागज़ के ऊपर जो है आपकी अपनी एप्लीकेशन लिखें और वहाँ पे आपकी बात जो है वो सुनी जाती है। जैसे अच्छा एक और मैं एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पर मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। मतलब जैसे मैंने वो ट्रैफिक की बात की, आपको पता है आपने एक जो पेन खरीदा है, आपको किसी ने गलत चीज़ दी है, पैसा ज़्यादा लिया, तो आप अगेन जो कोई वकील करने की जरूरत नहीं, आप चले जाएं। कितने लोगों को पता है कितने लोगों को पता है कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर लॉज भी हैं, जिस तरह लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं। अच्छा वो एक अलग मसला है कि जो भट्टों पे इस तरह से काम करते हैं वो लेबर इंस्पेक्टर उन इलाकों के जो होते हैं, वो वही भट्टे का जो मालिक है उसके साथ को 4 आने पैसे लेके तो वो कहेगा कि सब ओके ऊपर रिपोर्ट दे देगा। लेकिन लॉज भी मौजूद
मौजूद हैं, सिस्टम भी मौजूद है, थोड़ा सा मसला वहीं पे है कि एजुकेशन अवेयरनेस का और बात करने का। सर एक प्रोसेस में से पूछ लूं, मुझे सिर्फ प्रोसेस बता दें। अगर खुदा न खास्ता एक बच्ची पे तशद्दुद, एक बच्चे पे तशद्दुद हो रहा है, FIR काटने के लिए क्या वो पुलिस थाने जाएगी, उसी इलाके के करीब के थाने पे जाएगी, अपनी FIR दर्ज कराएगी? क्या सबूत चाहिए? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैंने आंखों देखा, हाल देखा है, जाना पड़ा है साथ, FIR ही नहीं दर्ज होती। FIR दर्ज कराने के लिए मुझे कोई दर्ज मेरा क्या हक कैसे है? मैंने उन्हें कैसे बताना कि जी आप FIR काटेंगे, उसके बाद मैंने कोर्ट पे जाना है कि डायरेक्टली कोर्ट पे जाना है? ये प्रोसेस नहीं, आप सबसे पहले तो FIR ही होता है, उसका जो है ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब ही ये होता है। तो आपने अगर कोई अल्लाह ना करे आपको मुझे पता है ना, उनको तो नहीं पता, चोट लग गई है, कोई किसी किस्म का भी आपको ऐसा इशू है, तशद्दुद हुआ है, तो आपको पहले मेडिकल वो करवाना पड़े। किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वहाँ पर मेडिकल आप करवा लें, वो साथ लेके जाएं, जी फलां खातून या घर में फलां बंदा जो है उसने मेरे साथ ये किया है, तो आप जाएं वहाँ पे। आजकल तो वैसे जो जितने भी पंजाब में ख़ास करके इस्लामाबाद में मॉडल पुलिस सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपका फ्रंट डेस्क है, वहाँ पे ख़वातीन भी बैठी होती हैं, मर्द भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बैठे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी जो लॉन्च कर सकते हैं जो एप्लीकेशन मेडिकल करके फिर उसके पास आप जाएंगे, वहाँ पे वो आपको एक इवन जो है नंबर भी देगा। आजकल जो है मेरा खुद एक मेरे साथ इशू होगा, मेरा स्नैचिंग का खैर हुआ था, तो वहाँ पे आप जाएं, बड़ा अच्छा अभी सिस्टम है। तो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट के बाद आपको जो एक उसका प्रिंट जो है रसीद भी देंगे, नंबर होगा, और वो आपके सिस्टम के अंदर आप चेक भी कर सकते हैं। फिर एलिजिबल है थाना कि वो FIR दर्ज करे? बिल्कुल ना कैसे कर सकते हैं, ना कैसे किसी कोई कानून नहीं है, किसी कानून के तहत जो है वो नहीं है, लेकिन ये चीजें हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा होती है। मिडिल क्लास लोग, हमारे जैसे लोगों के साथ भी होती है। हम भी अगर कुछ कराने के लिए जाएं तो कहा जाता है कि जी आप सेटलमेंट की तरफ जाना चाहेंगे, आप हमें 5,000 रुपए दें, हम उनको डराएं धमकाएंगे और सेटलमेंट हो जाएगी, या फिर आप थ्रू प्रोसेस जाएंगे ताकि आप भी बुढ़े हो जाएं और वो भी बुढ़े हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की। सेकंड वाली का प्रोसेस तो लंबा बताएंगे ना, क्या पता नहीं, प्रोसेस है ही माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतना लंबा कि वो भी बुढ़े और आप भी बुढ़े और कभी उसका कोई नतीजा आएगा नहीं। हम थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ भी जाते हैं। ये तो बातें हैं जो कानून में लिखी हुई हैं और ये कभी होंगी नहीं पाकिस्तान में, मुझे तो नहीं लगता। खैर, तो अब हम थोड़ा सा लिटरली रियल लाइफ की तरफ जाते हैं। वो आदमी जिसके घर में घर चलाने के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, वो ये चाहेगा कि अगर मेरी 13 साल की 12 साल की बच्ची है और इसको किसी घर में नौकरी मिल रही है, घर का माहौल भी अच्छा है, तो चलो मैं इसको रखवा देता हूँ, ठीक है। ये खुद भी अपने लिए कुछ कमाएगी, अपने बाकी बहन भाइयों के लिए भी कमा लेगी, और मेरा जो किराए का घर है हो सकता है इसके पैसों से किराया ही भर जाए और बाकी पैसे मैं अरेंज कर लूँगा। ये बिल्कुल सच सही बात है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, उनके लिए माएँ जो हैं जब हेल्प रखती हैं, किसी मेड को रखना चाहती हैं, तो वो यही चाहती हैं कि एक छोटी बच्ची हो जो इस पे जुल्म और तशद्दुद वगैरह, क्योंकि ये मसाइल भी हमारे, लेकिन मैं उस पे कर लूं, ठीक है वो, हाँ, लेकिन मैं उस पे कर लूं। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल अब्यूज़ के बारे में। फिजिकल अब्यूज़ सिर्फ अब्यूज़ नहीं होता, एक मेंटल अब्यूज़ भी होता है, जिसमें आप गालम गलोच करते हैं, जिनमें आप उनको धुतकारते हैं, जिनमें आप उनको वो खाना नहीं देते जो आप खाते हैं, वो चीज़ें, वो फल फ्रूट या वो सब्जियां जो आपके फ्रिज में पड़ी पड़ी सड़ रही होती हैं, वो आप उनको निकाल के दे देते हैं, ये जल्दी से खा लो, उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अब्यूज़ ही मैं ऐसे समझती हूँ। क्या इस अब्यूज़ के लिए भी कोई चीज़ें मौजूद हैं? क्या इसके लिए भी कोई लॉज मौजूद हैं? और अगर लॉज मौजूद हैं, मुझे ये लगता है कि पर्सनली अगर आप पुलिस के पास जाने की बजाय NGOs के पास जाएं तो वो शायद आपकी बेहतर मदद कर देंगे। ये सच है। क्या कोई NGOs इस किस्म की मौजूद हैं? ड्राइंग रूम सिटीज़ की अगर हम सिर्फ बात कर लें, जो बच्चों के हकूक़ के हवाले से उनको सिर्फ प्रेशराइज ही कर रहे हैं कि वो डरा धमका ही दें कि अगले जो लोग हैं वो उनके साथ ये सलूक ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट वाली साइड पर जाऊँगी, ह्यूमन राइट्स की जो आपकी मिनिस्ट्री अलग से है, अच्छा वो बड़ी एक्टिव है, उसकी कमेटी भी एक्टिव है। बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिव हम चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ना बिल्कुल वो उसमें बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा कुछ, तो वहाँ पे उनकी जो कमेटी है, आजकल जब ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर रज़ा रबानी साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक जो है ना कंप्लेंट सेल टाइप एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपने जस्ट यू हैव टू ईमेल दैट कमेटी ना, ऑनलाइन आपको सेनेट के उस पर पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि कोई और NGO, अच्छा जो बाकी NGOs है, मैं काम भी उस पर मतलब इस तरह से तो नहीं किया लेकिन जानता हूँ, लेकिन एक जो NGO है जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो एक्टिव भी है और वो थोड़ा उसका आप कह लें क्रेडिबिलिटी भी है, उसमें लोग जो काम करते हैं, तो वो उस पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस पर मेरे ख्याल में ज़्यादा जो लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, बजाय ये कि बहुत सारी NGOs हैं जिनको उनके अपने अपने इंटरेस्ट अपने भी होते हैं और जो उनको फंडिंग कर रहे होते हैं वो भी होते हैं,
जो भी कंट्री कर रहा होगा, जो भी उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, उनका एक खास आइडियोलॉजी होती है, उसको प्रमोट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ज़्यादा बेहतर है। कंपैरेटिवली ले लेते हैं दिलावर भाई, हमारे साथ मौजूद है रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है रिजवान भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई भाई ठीक हैं? बिल्कुल दुरुस्त हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, क्या कहेंगे? मैं जो आज के इस लेबर डे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी भाई। तो मैंने कहा असल में मसला ये है कि ऊपर से जो है ना, ऊपर से समझ रहे हैं ना, करप्शन ऊपर से शुरू हो रही है और निचले लेवल तक हमारी मनहसल कौम तमाम लोग धोखाधड़ी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और मकसद है कि मैं कहना चाहता हूँ कि हर बंदा अगर अपना मुहासबा कर ले तो सबके हकूक अदा हो सकते हैं। अदरवाइज किसी के हकूक अदा करने इस वक्त इस दौर में इतने मुश्किल हो गए हैं कि आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मकसद है आप बाहर कोई भी चीज लेने जाएं, छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार तक हर बंदा धोखे के उसमें शामिल है, हर बंदा धोखा देने के मतलब उसमें मसरूफ है, किसी न किसी तरीके से मतलब हर बंदा दूसरे को डाच करा रहा है। आपका क्या ख्याल है इसमें? कल बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। इस सवाल को मैं थोड़ा सा मोल्ड करके पूछना चाहूँगा, लेकिन वक्त हमारे पास जो है वो कम है। बट दिलावर भाई, आपसे बहुत कुछ आज हमने सीखा है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर कमिंग। और बहुत सारी चीज़ें हमारी इस्लाह हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह आपने इस्लाह की। वेरी रेयर इट इज़ कि बहुत कम लोग ऐसे इस्लाह करते हैं, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा ज़रूर दावत देंगे, आपको ज़रूर दावत देंगे। आप कौम का सासा, और मुझे उम्मीद है कि जो आपने PhD की है कॉन्स्टिट्यूशन रोल में, मेरा ख्याल है आप वो इंसान में मेरे ख्याल से ये पहली PhD है जो इस सब्जेक्ट में की गई है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर। तो मैं ये चाहूँगा सर कि अगर आपको इतनी लॉ की माशाल्लाह समझ मुझे सिर्फ ख्वाहिश एक मैं आपसे करूँगा कि आप लेबर्स के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि आपको लॉज भी पता है, आपको एक्ट भी पता है। मैं कल जाके देखा है ग्राउंड में, तो बहुत जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तब आपको अपनी सेहत का एहसास होता है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो कल जाके बड़ा एहसास हुआ है। तो आपसे दरखास्त होगी अगर आप हम भी मिल सके आपके साथ और आप कुछ शुरू करना चाहें, आई विल बी रेडी टू डू दिस विद यू। कुछ शुरू करें ताकि हम उनको, अगर कोई ये इतना समय इनपुट दे सकता हूँ तो क्या ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, सलामत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। इस पर लास्ट में ये जो आपने कहा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। अब मैं तो पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, अब मैं तो एक उस्ताद हूँ या फिर एक रिसर्चर हूँ, लेकिन जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। तो हम जो है हमारी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के तो लोग नहीं, हम खुद ही रिसर्चर्स हैं। हम ऐसी वो लॉबिंग एक लफ्ज़ होता है, एक लॉबिंग नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव भी होती है कि आप वो रेलेवेंट जो आपका मिनिस्टर है या कमेटी है उसको हम सजेशंस देते हैं, कुछ उनको जो है हम ब्रीफ्स बना के देते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आइंदा से भी जो हमें हमारे फील्ड के अंदर चाहिए हम उस पर करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे नए मेहमान, लेकिन आप हमें यहाँ नहीं पाएंगे, आप हमें पाएंगे अगली बार किचन में। हम किचन से स्टार्ट करेंगे और पूछेंगे ज़ैनब क्या बना रही है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है एक और सब। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जितने भी मजदूर हैं चाहे वो अल्लाह के उनके आसानियाँ पैदा करें। अपना ख्याल रखें, वापस आते कहीं मत जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि जब वापस आएंगे तो ज़ैनब के पास मौजूद होंगे, लेकिन ज़ैनब अभी कुछ तैयारियां कर रही हैं, तो हमने सोचा कि वो प्रोसीजर दिखाना चाहिए जो लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो। तो पहले हम गेस्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद पतीला गर्म हो रहा है तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम गेस्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम ज़ैनब की तरफ जाएंगे। जी, रिमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो एक कुछ सालों पहले ही एक नई फील्ड आई है। बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो ये फील्ड नहीं हुआ करती थी और लोग जो हैं वो अपनी सर्जरी के बाद भी बहुत पेन का शिकार रहते थे। उनकी सर्जरी जो है जो कुछ ठीक नहीं होती थी, कुछ ठीक हो भी जाती थी तो उन्हें बाद की केयर के बारे में नहीं बताया जा सकता। रिमेटोलॉजी कहते हैं। और रिमेटोलॉजी की जो फील्ड है वो जब नई आई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें लोगों को पता लगा है कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे
सारे लोग जो हैं या तो सर्जरी से पहले ही रूमेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, उनकी पेन मैनेज हो जाती है, उनको सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो जो बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उससे वो बच जाते हैं। या फिर जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि जी मेरी सर्जरी हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पेन बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से इसे मैनेज किया जाता है। तो उसमें बहुत ये बात भी ऐड करना बड़ी ज़रूरी है कि हम हमारे शो के लिए भी यकीनन हमारे जो हलीमा हमारी होस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़ैनब दे ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। तो हमने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी था। आपको पता है हम लोग सबके ख्याल यहाँ बहुत रखते हुए लिव लाइक अ फैमिली टीम की तरह रहते हैं। तो हलीमा और ज़ैनब की क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है, इनके गोडों गिट्टों का बड़ा मसला हो रहा था, इनसे उठने में बहुत मसला था, तो हमने कहा क्यों ना इनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप हो गए, फखर भाई हो गए, कंसल्ट करने के पैसे देने की क्या जरूरत है, रूमेटोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेंगे यहीं पे। आप यकीन माने ये उठती है तो लिटरली लगता है कि कोई 90 साल की आंटी उठ रही है, ऐसे करके ये उठती है। तो अल्लाह ताला इसके गोडे गिट्टों को सलामत रखे। तो आप बुलाइए ताकि बिल्कुल जी, हम बुलाते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, पेन मैनेजमेंट ये करती हैं। दौड़ लगा ली, पहुंच की जल्दी नाम ले लो। डॉक्टर सादिया रियाज, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। दौड़ लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी जी? अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सादिया बड़ी अच्छी आप लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। काजल याद आ गई है हमें। कुछ होता कि अल्लाह ताला आपको सलामत नहीं, आप रखे। माशाल्लाह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, और बहुत आप पे सूट भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से हम रूमेटोलॉजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर हमारे कॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है उनके सवालों की तरफ हमने जाना होता है। ये जो फील्ड है ये अगर मैं कहूँ कि 20-25 साल पहले इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, अब लोगों ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है कि आप सर्जरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अन्य पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद पेन मैनेजमेंट है कि नहीं काम आती। रीज़न क्या है? उससे पहले ये फील्ड इतनी ज़्यादा इन नहीं थी, क्या लोगों के ये पेन के मसाइल नहीं थे जो अब हैं, हमारे पोस्चर्स और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या उस वक्त भी ये फील्ड थी, लोगों ने इसको सीरियसली लिया, अब उन्हें पता लगा कि ये फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो मेडिकल साइंस ने एक तो तरक्की बहुत कर ली है, और ये डिफरेंट स्पेशलिटीज़, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो उसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। तो रूमेटोलॉजी से मुराद ये है कि ऐसे डॉक्टर जो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों का, जो मेरे सामने ये मॉडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इन सब का इलाज करते हैं विदाउट एनी सर्जरी। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सर्जन जहाँ पे आ गया वहाँ पे ऑपरेशन आ गया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें हम इन सारी बीमारियों का इलाज जो है वो बग़ैर किसी ऑपरेशन के कर सकते हैं। अगेन इस सारे तरीका इलाज में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, जैसे कि मिसाल के तौर पे अपना पोस्चर चेंज करना, अपना वेट कंट्रोल में रखना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि बीमारियाँ, रूमेटोलॉजी की जो बीमारियाँ हैं ये क्या होती हैं और ये डिफरेंट क्यों हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरीज़ मैं अमूमन डिस्क्राइब करती हूँ। एक वो कैटेगरी है जो कि उम्र के साथ, टाइम के साथ, जैसे भी आपको कह रहे थे कि 90 साल की, वो उस तरह जैसे हलीमा की उम्र बढ़ती जा रही है, तो उसको दर्द मेरा लोगों में जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो कितना अच्छा है ना कि उसने मुझे 25 साल की लड़की जैसी स्किन दी हुई है, ओ प्लीज, ना, और हूँ मैं असल में 90 साल की। नहीं, वो ऐसा आजकल देखा जा रहा है एक्चुअली। इवन अर्ली 20s 30s में लोग आ रहे होते हैं घुटनों के दर्द के साथ, जो कि पुराने वक्तों में 80-90 साल के लोग आ रहे होते थे। और ये वो वाले बीमारियां हैं जो घिसाव के अमल के साथ आती हैं, और यूजुअली बुज़ुर्ग लोगों में देखी जाती हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों में होती हैं। मिसाल के तौर पे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, लोअर बैक का दर्द, पट्ठों का दर्द, तो ये प्रॉब्लम्स एज के साथ तकरीबन आती हैं। मैं दूसरी जो प्रॉब्लम्स की तरफ बात करना चाहूँगी, चूँकि मेरे नाम के साथ रूमेटोलॉजिस्ट है, तो वो बीमारियाँ हैं जो कि आपकी अपनी ही बॉडी के अंदर से आ रही होती हैं। आपका इम्यून सिस्टम या जो दिफाई निज़ाम है आपके खिलाफ काम करना एग्जैक्टली वो आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, और आपके मुख्तलिफ जॉइंट्स के ऊपर आप समझ लें कि उसके ऊपर अटैक कर देता है या उसकी ख़राबी पैदा करना शुरू कर देता है। कॉमनली देखने जाने वाली पाकिस्तान में जो बीमारी है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया के नाम से इसको कहा जाता है, बहुत कॉमन है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गंठिया उर्दू में कॉमनली लोग नहीं, अभी मैं गंठिया की बात करने जा रही हूँ। आपने कॉमन कहा है तो मुझे लगा तो कॉमन बीमारी इस शतिका
मैं रोमेटाइड के हवाले से बात कर रही हूँ कि जो हमारी उस फील्ड में देखी जाने वाली इसमें बाकी आर्थराइटिस जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि ख़वातीन में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ख़वातीन अपना सही तरह से ख्याल नहीं रखती, जिसके बाद इनमें ये बीमारी जो है वो होना शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा अब तादाद बढ़ गई है। ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड से शुरू करूँगी। एक तो जेनेटिक है, हमारी इन्वायरमेंटल है, हमारी हम जो खुराक खा रहे हैं उस तरह से नहीं है। तो ये जो इम्यून बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और अफसोस और दुख वहाँ पे होता है रीमा, जहाँ पे लोग जो है ना इसको या तो यूरिक एसिड लेबल कर देंगे या कहीं जी तुम्हें कुछ और मसला हो गया है, तुम ये खाओ, कुछ और टोटके करो। कहीं पे फिर स्पिरिचुअल हीलर्स आ जाते हैं, हकीम बाबाज आ जाते हैं, ऑल दैट। तो पेशेंट बाय द टाइम हमारे पास आता है तो उसका एक एक जोड़ आप यकीन करें वो डैमेज हो चुका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं कहता कि आप फलां के पास चले जाओ। वो कहते हैं आप मेरे पास ही रहो, आप यहीं बैठ के घिसो, अपने हड्डियों को घिसाओ, और उसके बाद जब वो टूट जाएंगी तो फिर मैं आपकी ज़बरदस्ती एक सर्जरी कर लूंगा जिसमें 5 लाख रुपए मैं आपसे सिर्फ फीस मेरी। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से हेल्थ सिस्टम और मेडिकल रेफरेंस सिस्टम कहते हैं, रेफरल्स कहते हैं, उस तरह से चीज़ तो नहीं है। लेकिन एक मैं चीज़ ज़रूर अपने लोगों को शाबाश देना चाहूँगी कि अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो हमारे लोग जो हैं हर किसी के पास स्मार्टफोन तो है ही है, तो लोग सर्च करके देख करके और अब जो मेरे पास आ रहे होते हैं वो ये कि हमने आपकी पास आना है क्योंकि हमारा मर्ज़ आपके वाला है, हमने सर्जन के पास नहीं जाना। तो ये जो मूवमेंट आनी है ये लोगों से और पेशेंट से आनी है कि पहले तो अपने मर्ज़ को समझें और फिर अपना डॉक्टर तलाश करें और फिर मेक श्योर करें कि उस डॉक्टर को फॉलो करें। अब ये जो एक और प्रैक्टिस, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़ी हमारी प्यारी कॉलर है, उनको इंतजार नहीं करा सकते। तलत आंटी हमारे साथ मौजूद है, हलीमा से बात उन्होंने करनी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक तलत आंटी, आप कैसी हैं? अच्छा, आपके जो मेहमान गए उनको भी गायबाना सलाम। इस वक्त की मेहमान को भी सलाम और ज़ैनब को दुआ बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो मैंने उस वक्त कॉल यूँ नहीं की कि मैं सिर्फ प्रोग्राम सुनना चाह रही थी। मैं अच्छा, और वो प्रोग्राम सुनना चाह रही थी और उसमें जो मेरा बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं आप दोनों के क्वेश्चन सुनना चाह रही थी। मैं जी कि मतलब आप मेरा जो होस्ट है ना कि वो किस तरह से सवाल करते हैं। हाँ जी। तो मेरा दिल बहुत मुतमईन हुआ। और हलीमा, आपने बेटा जो सवालात किए हैं ना, नहीं, हुमायूं का अपना एक मयार अलग है। जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल वो अपनी जगह पर वो भी सक्सेसफुल है। बिल्कुल। लेकिन वलीमा, आपने जो सवाल किए ना वो समझिए कि जो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अगर कि ये वाला सवाल आ जाए, ये वाला सवाल आ जाए, और बात बड़े चुपते हुए सवाल आते हैं। हाँ जी मैंने सब सवाल किए। बहुत अच्छा लगा, इतनी आप लोगों में माशाल्लाह करेज है और हिम्मत बहुत शुक्रिया। और मैं इस चीज को जो है ना बहुत एडमायर करती हूँ, और इस वजह से जो है ना ये जो प्रोग्राम देखने का मकसद यही होता है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक प्योरिटी मिलती है। बिल्कुल हमारे दिलों में जो बातें होती हैं वो हम पूछ लेते हैं। नहीं, ये मैं लगी लिपटी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आप मुझे शुरू से देख रही होंगी कि वो जो है ना ये चीजें बहुत जरूरी। अभी जो इस वक्त जो ये बात हो रही है ना जोड़ों के दर्द की, मैं भी आज से ना 15 साल पहले मैं जोड़ों के दर्द का शिकार रह चुकी हूँ। हाँ जी। तो अब इसमें जो मैंने तो खैर हकीम का इलाज करवाया था, लेकिन बात यह है कि उसके बाद मैंने इतनी एहतियातें की है ना, आपको मैंने हमेशा बताया ना, मैं खाने पीने में बहुत एहतियात करती हूँ। हाँ जी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो कंट्रोल में है। अल्लाह का शुक्र हो जाए तो तलत आंटी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछिए इनसे, ताकि हो सकता है आपका कोई मसला हो वो हल हो जाए यहाँ से इंशाल्लाह। नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही हैं, और जो है बस दुआ है कि ये अपना अल्लाह ताला इनको अपने जो काम है उसमें कामयाब करे और बहुत अच्छी डॉक्टर बने। और आपके जो है जो आप यौम मई के लिहाज से आपके सारे स्टाफ को सलाम। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इस तरह से हमें बकअप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा मोराल हाई हो जाता है। अच्छा डॉक्टर सादिया, अब आपसे बात की जाए कमर के दर्द की, सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये शायद 8 साल के बाद जो है कमर का दर्द शुरू कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हम स्लाउच, हमें बेहतरीन तरीका लगता है, हम ऐसे बैठते हैं, हम ऐसे बैठते हैं,
सो द पोजिशनिंग मैंने आज तक मैं बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत गिने चुने लोग हैं जो ऐसे करके बैठते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी आदत होगी कि मैं भी जिम में ऐसे करके बैठता हूँ, मैं यूँ करके नहीं बैठता हूँ, मेरा ट्रेनर मुझे फ़ौरन देख लेता है। तो क्या स्लाउचिंग इज़ ओनली द रीज़न कि हम स्ट्रेट नहीं बैठ सकते? कहा कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला नील की हड्डी को सीधा बनाया तो उसको सीधा ही रखना चाहिए, इसको टेढ़ा नहीं करना चाहिए। साइंस क्या है? सादा सा सवाल है, मुझे पता है ये मर्ज होता क्यों है, एक तो कमर का दर्द क्यों होता है, और ये स्लाउच करके हम क्यों बैठते हैं, ठीक कैसे हो सकता है? बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे इस सवाल का जवाब है ना वो अगेन दो कैटेगरीज में होगा, ठीक है। एक तो वो कमर की दर्द है जो कि मस्कुलर पेन है। अगर मैं अपने ये बड़े वाले इस ढांचे इस पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जी जी, तो आप ये देखिए ये हमारा पूरा स्पाइन है और ये ऊपर नेक से शुरू होकर नीचे टेल बोन तक जा रहा होता है, ठीक है। ये इंसान का है ना, ये हमारी ह्यूमन स्केलेटन है। इतनी मोटी हड्डी है ये फखर भाई की होगी। अच्छा, अब ये कि इसमें आप ये देखें कि वर्टिब्रास हैं और मोरे हैं और उसके बीच में ये डिस्क स्पेसेस हैं, ये पानी की थैलियाँ कहते हैं। और ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि दो तरह के कमर के दर्द आते हैं। एक तो वो हैं जो हमारे अपनी गलतियों से आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हमारी गलतियाँ कहाँ से आ जाती हैं जी, कि डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखना, फास्ट फूड टाइप की हमारी डाइट हो गई, बस भागते भागते कुछ खा लिया, कुछ बर्गर पिज़्ज़ा उठा लिया। अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑफिस में आएंगे बैठेंगे काम करेंगे, वो अगेन स्लाउच करेंगे, अपना पोस्चर या चेयर सही नहीं रखेंगे, घर जाएंगे हम सोफे पे लेट जाएंगे, फिर डिफरेंट पोजीशंस में हम उसको वो मोबाइल फ़ोन्स और टीवी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन विटामिन डी डेफिशिएंसी, मैं तो इसको डिक्लेयर करूँगी कि इट्स द नेशनल डिजीज़ ऑफ पाकिस्तान। बड़े लोगों ने कहा मैं ये एक्चुअली नेशनल डिजीज़ ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि अगेन वही हमारा लाइफस्टाइल, अंदर घरों के अंदर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, खुराक को उस तरह से देख के नहीं खाना कि हम क्या खाने जा रहे हैं। सादिया वापस आके ये बताएंगी कि ठीक कैसे हो सकती है स्लाउचिंग वाली बीमारी, ठीक कैसे हो सकती है? हमारे साथ कॉलर है सादिया, सादिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, कैसे हमारी ओली माँ? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मेरे घर वाले देख रहे हैं हमको, अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे बोलते हैं कि आप ना रोज फोन करके ना हमारी वाली मदद करते हो, तो मैंने कहा नहीं करते, मैं जब तक बात न करूँ। अल्लाह ताला वो सलामती की जगह तब्दील करती हैं ताकि आपकी आवाज हमें आ जाए। आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी सी सही नहीं आ रही, थोड़ी सी ज्यादा कर लें, ज्यादा आ रही है थोड़ी सी। हाँ जी, आप आइए। हाँ जी, पहले आप किस कुएं से बात कर रही थी? कुएं में चली गई थी आप? नहीं, कुएं में गई थी भाइयों, तो घर के दूसरे कोने में थी। अच्छा, मैंने कहा कुआं भी आपके घर में? वैसे किसी घर में कुआं है अभी भी? आपको मेरे मियाँ जरा बीमार है तो उनको जरा ना अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत कामना दे, आमीन। हाँ जी, और आज प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मजदूर डे। बहुत शुक्रिया। हम सब भी मजदूर हैं, सोचा जाए ना, हम सब भी मजदूर हैं किसी ना किसी शक्ल में। बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी ना किसी शक्ल में। और हमायूं आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी कॉल सुन लेते हो। हलीमा बेटी आपका भी अल्लाह ताला शुक्रिया। जो है ना, एक जो कमी होती है ना बेटी की, वो पूरी हो जाती है आपसे। ये आप लोग का प्यार है जो आपको नहीं कभी कमी इंशाल्लाह महसूस होगी, जब भी हमारी बात होगी तो वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बेटी को आपको मेरे ख्याल में दुरुस्त करना चाहिए, बेटी के थोड़े मसाइल हैं। भाई बड़ा अच्छा आपका, भाई भी मेरा दुरुस्त है। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सादिया जी कैसे ये नहीं पूछने देंगे, समीना है हमारे साथ, कहाँ से? भावलपुर से। कहाँ से समीना जी? भावलपुर से। वालेकुम अस्सलाम। समीना बाजी क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक। किसी ने चीख मार दिया पीछे, कुछ रोला पड़ गया? डॉक्टर को पीछे रोला पड़ गया? आप लोगों ने जी पीछे रोला पड़ गया? कुछ चीखे मार रहा है बच्चा। वो बाहर खेल रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, दो बेटे। अच्छा, चलो ठीक है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। जी आप पूछिए। ये क्या आपने ऑर्थोपैडी को बुलाया हुआ है? मेरा भी ये मसला है, तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। मेरे जो बेबीज हैं वो सिजेरियन से होते हैं, बड़ा ऑपरेट होता है मेरा। अच्छा, तो पहले तो मुझे कोई मसला नहीं था, फर्स्ट बेबी के टाइम भी मैं एक्टिव थी, क्योंकि घर से मैं खाती भी थी, आई थी खासा, हमारा अपना सारा कुछ था, दही दूध घी मक्खन सारा कुछ। तो यहाँ पे थोड़ी आगे ससुराल में थोड़ी शॉर्टेज हुई, लेकिन पहले बेबी के टाइम मैं बिल्कुल ठीक थी। और जब से मेरा दूसरा बेबी हुआ है काफी नकाहत फील होती है। अच्छा। और 6 माह से मेरा अब जो छोटा मेरा बेबी है वो 2 साल तकरीबन 8 माह का हो गया। अच्छा। तो मुझे ये मसला है कि मेरी जो जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं ऑपरेट के टाइम पे, तो मतलब 6 माह से मेरे वहाँ पे फिक्स जगह पे, जैसे जहाँ पे समझ लें कि इंजेक्शन लगता है ना,
वहाँ पे मुझे दर्द होता है। 2 दफा मैंने बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में भी चेक करवाया, वो क्या टेनिडोल और कालपोल की दे देते हैं गोलियां, पर कहते हैं जी खाओ। अभी सवाल क्या आपका समीना जी? सवाल यही है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जहाँ पे फिक्स वो इंजेक्शन लगाते हैं ऑपरेट के टाइम पे, मुझे फिक्स वहाँ पे दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछता आपने? ठीक है समीना जी, हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आयशा जी हमारे साथ, आयशा बाजी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आयशा बाजी? हाँ बस मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हूँ। आप आए हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी है? मुझे लगा भूल गई मुझको। हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो बस दुआ। क्यों, क्या हुआ आपको क्या हुआ है? वही ब्लड की कमी है जो। आयशा बाजी मैं आपको थोड़ा सा तंग कर लूँ? कर ले। मेरी जो नानो थी ना, नानो, तो मैं नानो के पास जब मैं जिंदगी में कहता हूँ, मैं बचपन से लेकर आखिर तक नानो से मिलने गया हूँ। मैं कहा नानो कैसी है? कहती है बीमार। मैं नहीं ठीक। तो मैंने कहा, और अल्लाह माफ़ करे मैं आपको बताता हूँ, मैं 4 साल का था, मुझे याद है नानो कहती थी मैं नहीं बचना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हूँ, नानो बच गई ने। मैंने कहा नानो तुसी कितने अरसे से कह रहे हो मैं नहीं बचना, बची जा रहे हो तुसी बार बार, हो की रहा है। तो आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, एक्टिव रख रहे, इसलिए तंग किया मैंने आपको, बीमार नहीं रखा। इंशाल्लाह। अच्छा मैंने ना मजदूर डे के हवाले से बात करनी थी। जी जरूर। मेरा पिछले साल इसी दिन मेरा मरियम दोनों का प्ले गया है एक मैसेज के तौर पे, तो देखिएगा जरूर आप। और मैं अपने चैनल वालों से भी बोलूँगी कि मेरा प्ले आज जरूर मेरा मैसेज दें। और दूसरी बात ये कि छुट्टी ना उन लोगों को होती है जो सरकारी हैं। हाँ मजदूरों को तो आज भी छुट्टी नहीं बाजारों को, वो यही बात की हमने रोड पे गलियों में देखे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो जिनके नाम पे छुट्टी है उनको छुट्टी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुबह यही बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज उनको भी छुट्टी दें, गरीबों को। उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनको उनके लिए कुछ ऐसा अरेंज हो कि वो छुट्टी कर सकें, उनको टेंशन ना हो आज के दिन। एक दिन ऐसा कुछ हो कि वो छुट्टी कर सके। और मैं कहता हूँ 1 मई जितने भी बड़े, जो मतलब बड़े लोग ही कह लूँ, जो भी है वो ऐसा कंट्रीब्यूट करे कि आज की उनकी जो तनख्वाह है वो हम लोग दें। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट? वैसे और दे सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला टीम का, मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक बात करनी है, इससे पहले मुझे सर भी बैठे हुए थे, मैंने चाहता उस वक्त भी करे। वज़ीर आला पंजाब, चाहे आपकी जितनी भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, मरियम नवाज साहिबा से जितना भी कुछ हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो चीज़ें विजिट कर रही हैं, चाहे दिखाने के लिए आपको जो भी लग रहा हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैडम अगर आज आप मजदूरों को विजिट कर लेंगी ना और उनके लिए कोई इकदाम उठा लेंगी, यकीन माने अगर वो दिखाने के लिए भी कर रही है ना, तो हो सकता है उनके डर से ही लोग कुछ ठीक कर लेते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज। आप यकीन माने अब लोगों के दिलों में राज कर लेंगी आज जरूर। मैं अल्लाह करे आज मैं ऐसी खबर देखूं कि मरियम नवाज साहिबा गई हैं रोडों पर, मजदूरों से मिली और उनके लिए कुछ उन्होंने हक के लिए उनके लिए आवाज़ उठाई है, कुछ किया है। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम पूछेंगे सादिया से, अगर मुझे मेरी टीम ने पूछने दिया कि ये स्लाउचिंग कैसे ठीक हो सकती है, आपने कहीं नहीं जाना, रहता है हमारे साथ एक और सब हुमायूं और हलीमा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। और बता दें खुदा का वास्ते स्लाउचिंग कैसे खत्म हो सकती है, कैसे हम सीधा बैठ सकते हैं? फिर वो बाजी का सवाल भी था जो पूछ रही थी समीना बाजी। स्लाउचिंग देखिए अगेन आपने अपने आप को सीधा रखना है, पोस्चर सही रखना है। आप जब भी बैठे आप मेक श्योर करें कि आपके शोल्डर्स और आपकी नेक जो है वो सीधे हों। सिंपल से इसका एक रूल है। और अगेन जब आप इसको अपनी मेरे ख्याल से रूटीन बना लेते हैं तो फिर आपको आदत भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि आप वॉल के साथ खड़े होकर अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को दीवार के साथ स्ट्रेट रखें और कुछ सेकंड्स तक रखें। दिन में 3-4 मरतबा ये प्रैक्टिस करें। अगेन वो लोग जो कि अब कोविड के बाद से बहुत वर्क फ्रॉम होम और लैपटॉप और चीज़ों का काम ज़्यादा आ गया है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं स्लाउच करके, अगेन उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे आपने काम कर लिया और उसके बाद आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज और थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करनी है।
ठीक अच्छा, है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ जवाब देने में। जो भावलपुर से हमारी कॉल आई थी, समीना बाजी की जो समीना कॉल बाजी आई थी, की वो कह रही बिल्कुल थी बच्चों की वजह से बहुत कॉमन ये हाँ। क्वेश्चन आता है मेरे पास, और पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली बैक पेन के साथ और ये कहते हैं कि हमारी बच्चों की डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ और उसके लिए एक टीका लगाया जाता है जो कि निचले धड़ को सुन करता है और ऑपरेशन करने में मदद करता है। तो अगर मैं अपने मॉडल पे दिखाऊं तो तकरीबन इस एरिया में यहाँ बैक से वो टीका लगाया जाता है और फिर निचला धड़ आपका जो है वो सुन हो जाता है। मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे ये कि लोग समझते हैं कि शायद उस टीके की वजह से हमारी स्पाइन में, कमर में दर्द आ रही है। मैं पूछना भूल गई, लेकिन मे बी कुछ और रीजंस भी हों, जैसे कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनका वेट खुदा ना खास्ता ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो रही हैं। मैं बड़ी एक और बात को दुरुस्त करना चाहूँगी। ख़वातीन कहती हैं कि हम सारा दिन घर में काम करते हैं, खाना पकाते हैं, ये सारा ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं है। अगर मुझे इसका जवाब ये मिलता है तो ये एक्सरसाइज नहीं है। आपकी स्पाइन को, आपके जो पट्टे यहाँ पे लगे होते हैं, इसको प्रॉपर वर्जिश की ज़रूरत होती है। अगेन लोग कहते हैं जी हमने फ़लानी दवाई खा ली, फ़लानी दवाई खा ली और ABCD जो भी दवाई है और पेन किलर्स खा लिए। अगेन पेन किलर्स भी इसका हल नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको इस वजह से आ रही है, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपके स्पाइन, आपके वर्टिब्रा वीक हो रहे हैं। तो अपनी डाइट को बेहतर करें और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर हिस्सा बनाएं, चाहे वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो। और तीसरी चीज़, अगर इनका ये डाइट और एक्सरसाइज और वेट, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना जो है बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और आप 80 to 90% अपनी नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर सादिया, एक जो उन्हीं के सवाल से मेरे दिमाग में सवाल आया है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा पट्ठों की बीमारियों का भी शिकार होती हैं और बोन्स की बीमारियों का भी शिकार होती हैं। उसकी मुझे सबसे ज़्यादा जो रीज़न समझ आती है, हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। हर किसी की हमें परवाह होती है और अपनी परवाह नहीं होती। जब तक कोई चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं चली जाती ना, हम डॉक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं ना, हम कहते हैं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फक्के हम मारते हैं पेन किलर्स के, वो कहते हैं ठीक हो जाएंगे। आपने बताने कि ख़वातीन में जो मसले मसाइल हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या उसकी ये रीज़न है कि वो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करती हैं, जाती नहीं है डॉक्टर के पास, या खाने पीने में भी वो अपने आप को निगलेक्ट करती रहती हैं कि अंडे की जर्दी फलाना खा ले, अंडे की सफ़ेदी फलाना खा ले, जो बच जाएगा, जो एक कतरा वो बचा देंगे, वो शायद मैं खा लूँगी ताकि ज़ाया। और एक ही फ़र्श जो उन्होंने कल धोया वो दोबारा अगले दिन वो धोएंगे, हालांकि बेशक साफ हो, मतलब अपने आप को वो करती रहती हैं, पुश करती रहती हैं। कोई बात है ना, सवारी होवे ना होवे, स्पीड 190। तो ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ये तो हमारी सोसाइटी में चीज़ें देखी जा रही हैं। और आप ये देखें कि एजिंग का प्रोसेस या ये हड्डियों का घिस जाने का जो प्रोसेस है, ये ज़्यादा हमारे इस खिते में ज़्यादा देखा जा रहा है। और अगेन इसकी रीजंस यही हैं, जैसे आपने कहा कि डाइट का ख्याल नहीं रखना, वो जर्दी किसी को दे दी, कुछ और कर दिया, या बाज़ लोग जो होते हैं वो वेट कॉन्शियस होते हैं कि हमने अंडा पूरा नहीं खाना, भाई इतने से अंडे ने ये भी है, इतने से अंडे ने आपका क्या बिगाड़ लेना, अनलेस अंडे को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, BP प्रॉब्लम्स है, कुछ और इशू है। तो बाज़ दफ़ा लोग इस तरह भी करते हैं कि अपनी डाइट के मामले में सुस्ती करते हैं। जो जहाँ तक आपने कहा ख़वातीन में प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ। और उसकी बहुत सी रीजंस हैं कि हमारे एक तो जेनेटिक, हमारे जीन्स के अंदर ये बीमारियाँ शामिल हैं, फिर अगेन हमारी डाइट, हमारा एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, हमारे खाने के तरीके, ये सब चीज़ें जो है ना ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। जैसे मैं रोमेटिक डिजीज़ की बात कर रही थी, इसमें से अगेन अगर 4 पेशेंट्स हैं तो 3 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा। तो इसका रेशो आप देखें इस तरह से है कि फीमेल्स के अंदर जो है इसका रेशो ज़्यादा है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी। जैसे हम स्पाइन की अभी बात कर रहे थे, मैं अभी बता रही थी कि स्पाइन पेन के 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं और परसों 4 मई को इंटरनेशनल स्पॉन्डिलाइटिस डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। अब ये बीमारी क्या है? ये स्पाइन के अंदर वर्म और सोजिश की बीमारी है, जिसमें आपके मोरों के अंदर सोजिश बन जाती है। और ना सिर्फ स्पाइन में बल्कि किसी और जोड़ में, जैसे कि घुटने में, शोल्डर में, कहीं भी बीमारी अफेक्ट कर सकती है। ऑटोइम्यून बीमारी है, ये वो बीमारी है जो मर्द हजरात में ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा। इसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलाज नहीं करते तो बाज़ आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी गर्दन झुक चुकी है, कमर झुक चुकी है, बिल्कुल, क्योंकि मोरे आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और ये फिर आसानी से ठीक नहीं होता। उसके बाद रिवर्सल नहीं है। जी, मैं अगली बात ये करने लगी थी कि देखें, एक दफ़ा आपकी स्पाइन अगर ये डैमेज हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसके बाद इसका रिवर्सल पॉइंट कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस आपके प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ों की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। नॉट इवन सर्जरी, क्योंकि आप अगर मैं आप जो वो अल्लाह ताला ने जो मसल बनाया है वही अगर ख़त्म हो जाए तो आर्टिफिशियल कैसे बना के? हम यहाँ पे कॉलर्स भी लेते हैं, साथ ही वापस आते हैं। अलीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अलीना बाजी फ्रॉम लाहौलपुर, हाउ आर यू? व्हाट?
मैं ठीक हूँ, अलीना बाजी नहीं हूँ, मैं समीना बाजी हूँ। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा सॉरी। मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ आप लोगों का, और डॉक्टर साहिबा ने बताया कि डाइट ठीक होनी चाहिए, वर्जिश होनी चाहिए, और जो है वेट, मेरी एज है 36 प्लस, ठीक है। और जो है मतलब खाना पीना डाइट मेरी बिल्कुल ठीक है, वर्जिश भी हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग वूमेन हूँ। मेरे शोहर वो नाश्ता पानी लगाते हैं, चावल चने ये सारा कुछ। सुबह 3 बजे से उठ के 8-9 बजे तक मैं जागती रहती हूँ। नींद थोड़ी मेरी कम पूरी होती है, तो इसकी आपने कुछ पूछना है सादिया जी? वेट आपका पूछना चाह रही थी? आपका वजन कितना है? हाँ जी, वेट मेरा है 55। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन वेट है। 36 प्लस। आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं वेट अपना नहीं बढ़ाने देती। जब मेरा बेबी होता है तो मेरा 70 पे पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही बेबी मेरा दुनिया में आ जाता है मैं अपने वेट को फौरन कम करती हूँ और 55 पे 60 पे ले। समीना बाजी, मुझे आपकी इतनी प्यारी ये बात लगी है जो आपने कहा 36 प्लस, आपने आगे नहीं। मैं कहता हूँ ये इतनी बेहतरीन चीज है। अब मैं लोग को बताऊंगा 22 प्लस कर ले, जितना करना है मर्जी ऑन दी। अपना ख्याल रखो भी खैर नाल। बहुत शुक्रिया जी। मैंने डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मुझे डाइट बता दें ऐसी जो मैंने यही सवाल पूछना है। वैसे तो बेहतरीन डाइट है, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब बता देंगी तो ठीक हो जाएगा। यही मैंने सोचा हुआ था, यही एक सवाल मुझे आता था। जरूर हम डाइट का बताते हैं कि क्या डाइट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फरजाना जी हमारे साथ, एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है उनका? फरजाना, फराह जी हमारे साथ हैं। फराह जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। और आज मजदूरों का दिन है तो आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको छुट्टी नहीं दी गई। जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। हमें सिवाय ईद के दिन के कोई छुट्टी नहीं है। नहीं, शुक्र करो सैटरडे संडे मिल जाती है। सैटरडे संडे वो मिल जाती है, लेकिन आज तो स्पेशली दिन है ना, तो एक रिकॉर्डिंग करके रख लेनी चाहिए थी आपको। सर मैं फराह जी, मैं अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ। कल जब मैं, आज आपने वीडियो भी देखी होगी, कल उन मजदूरों को मैंने देखा, वो लोग तो हर रोज काम पर जाते हैं। ये क्या काम है, 2 घंटे के लिए आते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ऐसा बना दे कि हम उनकी मदद कर सके बस। और अब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसा बना। इंशाल्लाह ताला आप लोग मदद कर रहे हैं, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं सबकी। यहाँ पे बैठ के भी बहुत ज्यादा मदद हो रही है सबकी। और इतने ज्यादा सवाल होते हैं लोगों के दिलों में, तो आपका आंसर उनको घर बैठे उन्हें मिल जाता है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि घर की माओं को, बहनों को भी छुट्टी होनी चाहिए। ये बात आपने सही की है कि जो घर पे भी 24/7 खवातीन काम करती हैं उनको भी छुट्टी। आप छुट्टी खुद करनी पड़ेगी आपको। आपने पता है क्या करना है? मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये मैंने अपने घर में जा बजा कहीं देखा है। आपने एक लेना है कपड़ा, एक कपड़ा लेना है। अम्मी को तो करके देखा है ना। आप एक कपड़ा लेके, मैं क्यों पागल हूँ, घर वाले बातें बताऊँ तुम्हें। तो कपड़ा लेके आपने कपड़ा एक पट्टी की तरह उसे बनाना है, बनाकर आपने उसको सर पे बांध लेना है। कहना आज सर बहुत दर्द है, आज मेरे को उठना नहीं होना, बस छुट्टी। बच्चे नहीं सुनते, मम्मा आपके सर में दर्द है तभी आपको उठ के देना ही देना है। वो बच्चे नहीं मानते सर दर्द को। अच्छा, मेरी छोटी बहन पता क्या करती थी? मेरी छोटी बहन कहती है अम्मी सर बीमार, लिटरली सख्त बीमार होंगी, तो कहेगी 2 बज के मामा आज मेरा ख्याल है खाना का कुछ और ही करना पड़ेगा, यानी कि कह रही कि उठे और मुझे खाना दें। तो हम बच्चे आजकल कैसे हैं, कोई मसला नहीं है, आप भी छुट्टी कर लेंगे, बनाएंगे, अपना ख्याल रखें। बच्चे नहीं मानते कि माओ के सर में दर्द है या माए बीमार है। माए बीमार नहीं हो सकती, कसम से। इसलिए तो माँ पे सदके जाते हैं हम। डॉक्टर साहिबा को सलाम कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो है स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या मतलब ये बस? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन यार। और चीज है कि जो आपने कहा क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं बिल्कुल फ्रेंकली कहना चाहूंगी, हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ डिग्री वाले डॉक्टर बस। हमारे पास सिर्फ डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं है। वो एक से दूसरी बार जो है वो उकता जाते हैं, कहते हैं लो फिर आ गया, मतलब सिर्फ पैसे दें और जाएं जान छुड़ा बस। और अच्छा फराह बाजी, इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। डॉक्टर सादिया शायद हो सकता है कि आपको जवाब ना दे पाए इसका। मंजिल पे आपको मेहरान भी पहुँचा देती है, मंजिल पे आपको मर्सिडीज़ भी पहुँचा देती है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपने किस पे बैठ के मंजिल पे पहुंचना है। तो कभी कभी हम लोग भी इस तरह करते हैं कि एक डॉक्टर जो हमारे घर से बड़ा दूर होगा, जिस तक पहुंचने तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो अपॉइंटमेंट नहीं देगा, आपको 2 घंटे वहाँ वेट करने पड़ेंगे, फिर
फिर वो फीस भी लेगा, तो हम कहते हैं कि हम किसी करीब की जगह पे चल जाते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में वो ऐसे हैं कि बाहर के मुल्क वाले उनको कहते हैं कि आप 1 घंटा यहाँ पर आएँ और हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गलत डॉक्टर्स भी हैं, मैं वो मानती हूँ। अब वो भी डॉक्टर्स जो है ना वो भी इस तरफ आ रहे हैं कि लेकिन आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फराह जी, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो जब आप उनके पास जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है। और मैंने कुछ खवातीन को उनको कहते हुए देखा है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं वो रहा दरवाज़ा और जाते हुए आप अपनी फीस ले जाए, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी। तो मैंने ऐसे लोग देखे जो अपने प्रोफेशन के साथ अभी भी ना चले अब आप ख्याल रखें, आप दोनों अपना ख्याल रखें। हमने अगला कॉलर भी लेना और सारी से बातें करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, एक ही लाठी से हर किसी को मत हांका करे। लोग अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर भी हैं, लेकिन अगर आपका कहीं ऐसा कोई गलत आपके साथ कोई हाथ लग गए, तजुर्बा हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको उसी तरह से। ठीक है, नूर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। नूर बड़ी वाली है छोटी वाली? क्या छोटी। आप कैसे? आज आपको छुट्टी हुई फर्स्ट में की, मुझे पता था आज आपकी कॉल आएगी, पक्का पता था मुझे। आज मैंने छुट्टी है इसलिए मैंने कॉल करी है आज। अच्छा, इससे पहले आपसे हलीमा बाजी बात करें, आज मेरा एक छोटा सा काम करोगी? कौन सा? आपने मामा से कहना है कि खामोश हो जाएं। अब आप अपनी मर्जी से जो दिल करेगा वो बात करेंगी, ठीक है? मामा की आवाज ना, मामा के ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, आज छुट्टी के दिन है, सुबह सबसे पहले नूर ने क्या किया? मैंने क्या किया? सलाम किया। वेरी गुड। और मजदूरों के लिए क्या कहेगी नूर? क्या करना चाहिए हमें मजदूरों के साथ? जो हमारे घर में काम करता है, जो सफाई गली की करता है, उनके साथ क्या करना चाहिए? खबरदार जो मामा से पूछ रही है वो मदद करनी चाहिए। जबरदस्त नूर, आप तो मामा से पूछे बगैर ज्यादा अच्छे जवाब दे रही हैं। अच्छा, इतनी खामोशी हुआ करेगी बाबा। ख्याल रखो नूर, सलामत रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जल्दी से जवाब की तरफ आते हैं। आप जवाब देना भी चाह रही थी जो वो समीना जी ने कॉल करके सारी उसी को मैं मोड़ कर सवाल जल्दी से पूछते। तो मुझे बताएं कि क्या हम जैसे डाइट की बात करते हैं, कोई ऐसी न्यूट्रिशन जो 30 के बाद आप कहते हैं कि अब आप ये लेना शुरू कर दें? कोई मेडिसिन है, कोई फ्रूट से स्पेसिफिक, कोई ऐसी चीज़ें जो खाएं तो आपकी इस चीज़ों में बड़ी हेल्प मिलेगी? कैल्शियम की इस चीज़ें लें, दूध पिए, जैसे दूध के लिए कहा जाता है कि डेली रात को दूध पीना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें बताएं न्यूट्रिशन से। अभी जो कॉल्स आई इसमें 2-3 चीज़ें मैंने पिक की, मैं बारी बारी सबको आंसर करती जाती हूँ। एक तो डाइट के हवाले से बात की। देखिए, मैं कोई इतनी महंगाई के ज़माने में ना कोई महंगा नुस्खा आपको नहीं बताऊँगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे घर में अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर किस्म की फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश फ्रूट, हर चीज़ अवेलेबल है। तो हमें कहीं कोई चीज़ कैन में या डब्बे में लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों से, पेशेंट से सवाल करती हूँ, जी आप दूध पीते हैं? तो जवाब 99% नो होता है कि दूध हम नहीं पीते हैं। तो नेचुरल फॉर्म है दूध की। हम तो मजबूर हैं कि शहरों में हमें डब्बों के दूध इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे इलाकों में हैं, देही इलाकों में हैं कि उनको फ्रेश दूध मिल सकता है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध के साथ साथ उसकी जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मक्खन हो गया। आपको रिसर्च से बात साबित हुई है कि हमारा जो लोकल वाइट मक्खन है मच बेटर जो हम बाज़ारी घी और तेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मार्जरीन एग्जैक्टली घर में बना हुआ वाइट बटर ये बेहतर है। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, आपको दूध सूट नहीं करता, तो आप दूध की प्रोडक्ट्स जैसे कि तो उसमें लस्सी आ जाती है, जैसे योगर्ट और लस्सी, इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो दूध का इस्तेमाल सुबह शाम ज़रूर करना है। प्रोटीन्स का इस्तेमाल, वो तो आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट आप नहीं ले सकते। लैक्टोज इंटॉलरेंट में आप ले सकते हैं, उसमें योगर्ट आ जाते हैं, क्योंकि जब लैक्टोज फ्री मिल्क की बात करें, लैक्टोज नहीं, लैक्टोज फ्री अब किसी गांव में कोई कहाँ ढूंढता फिरेगा। जब दूध से दही का प्रोसेस होता है और बन रहा होता है, तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज बन जाते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस को कवर कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते, इवन जो केक्स बने हुए होते हैं वो भी वो नहीं लेते, कि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है, डेयरी की चीजें। वो कुछ उनकी फिर एलर्जी है, कुछ और रिएक्शन होगा,
होगा, लेकिन कॉमन जो मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक में बैठ के देख रही होती हूँ, लोग ये कहते हैं दूध नहीं पी रहे जी, स्मेल आती है या मसला हो जाता है, तो मैं उनके कुछ वो आंसर्स कर रही हूँ कि दूध और दूध से रिलेटेड आप उसको और ऐसे कोई फ्रूट्स हैं जो आप मानती है कि इसके लिए बड़े अच्छे हैं? बिल्कुल, मैं उसकी तरफ भी आ रही हूँ। सेकंड फिर अभी आ जाता है कि हम लोग डरते हैं, वो अगेन से बात करते हैं अंडा खाने से या प्रोटीन वाली डाइट खाने से। बात वहाँ आ जाती है कि आपने मॉडरेशन में खाना है, ये नहीं कि आप एक की बजाय आप 4 अंडे खा रहे हैं या आप रोज़ाना गोश्त खा रहे हैं, इस तरह नहीं है। आपका एक फूड पिरामिड जिसके अंदर आपकी प्रोटीन्स, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब शामिल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जियां जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, खासतौर पे ग्रीन सब्जियां जिसमें पालक, साग और इस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत आप खाने की बात करें, साथ साथ करें बात, हम किचन में भी चलते हैं। आज हम किचन में लेके चलते हैं, साथ साथ बन भी गया, पालक साग हो गया, और बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम किस चीज़ में है? कैल्शियम ये दूध और दही और योगर्ट, किसी फ्रूट में है कैल्शियम? फ्रूट में बेरीज कहा जाता है कि ये अच्छी हैं, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, और अब तो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरीज भी मिलना शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिलती है। हाँ, अभी मेरे अभी भी है ना, अभी स्ट्रॉबेरीज ये है चिकन ब्रेड है स्टोव में, और कौन सा मैं बता सकता हूँ। हाँ जी बताएं। ये वाला स्टोव में और दूसरे वाला उसमें। आप बताएं। हाँ सेम, हाँ जी ऐसे ही है। ऐसा ही है, ये देख लें, बिल्कुल भी सिर्फ यही है कि साइज में मैंने छोटा बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया आपने। सेम प्रोसीजर है कि आप ओवन में भी मैंने 30 मिनट्स रखा और स्टोव पे भी मैंने 30 मिनट्स रखा, बस ये किया कि मैंने बेस में ये वाला हुआ, बस स्लाइसेस हुआ है, ये वाली। ये क्या बात हुई जो अच्छे वाला है? ये स्लाइस दोनों सेम अच्छे ही हैं। नहीं मैंने ये अलग अच्छा, तो फिर मैं आपको स्लाइस ये अलग खाना, आप बात करो हलीमा। मैंने अच्छा, तो इसमें डॉक्टर सादिया आप भी बता रही थी, आप भी अगर कुछ बताना चाहती हैं बता दें। देखिए, हम इस तरह की चीज़ें भी हम कहते हैं कि लोगों को खानी चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि आप जो है इसके अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल करो जो आपकी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि हम क्यों ना सिंपलिसिटी की तरफ वापस चली जाएं। जैसे हमारे से पहली जनरेशन, हमारी नानी दादियाँ, हमारी पुरानी जनरेशन, घरों में खाना बना के सिंपल खाना बनाना, बाजार के खाने, टेक अवे से हम दूर रहें। 2 चीज़ों को अगर हम अपने घर से और अपनी डाइट से निकाल दें तो यकीन करें हम बहुत सारी बीमारियों जल्दी से बताना है आपने। एक है चीनी और एक है चिकनाई, 2 चीज़ें अगर आप अपनी डाइट से माइनस कर देते हैं, रॉ शुगर जिसको बिल्कुल खत्म कर, रॉ शुगर, सफ़ेद चीनी को सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। आपने अगर मीठा खाने का दिल करे तो आप ऑर्गेनिक खाएं। अगर आपने किसी और को खिलाना है, किसी और को खिला दें, जहर खिला दें। लेकिन ये कि ये रिसर्च से बात साबित हुई है कि जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, भर भर के चमचे हम चाय में डाल रहे हैं, ये नहीं करनी है। इसकी जगह आप शहद यूज करें, आप इससे फ्रूट यूज करें, गुड़ यूज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मजे का। हलीमा आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। आपने कहीं जाना नहीं है, आपने एक और सुबह इसी तरह हमारे साथ देते रहना है। हमारी और हलीमा को दीजिएगा इजाजत।